आपने किन किन लोगों को ट्रेन किया? रितेश देशमुख, जॉन, शिल्पा, आयुष्मान खुराना, हर्षवर्धन रानी। मैंने सुना है कि आज आपका पूरा समय सिर्फ एक ही फैमिली ने ले रखा है। अंबानी फैमिली ने एक्सक्लूसिवली उनके लिए रखा है, साल भर के लिए। एक फैट बर्नर आया मार्केट में सर, ओजेम्पिक। ओजेम्पिक। आजकल जो भी देख रहा है वो ओजेम्पिक ओजेम्पिक ओजेम्पिक, ऐसा लग रहा है कि ये अलग ही कुछ रेवोल्यूशन हो रहा है, बट ये तो एक्चुअली केमिकल ही हुआ। लोग तो ज्यादा लेजी है, कुछ तो मेडिसिन या कुछ मैजिक पिल ले ले और उनका फैट लॉस हो जाए। क्या ये सच में हेल्दी है? डिपेंड होता है सिलेक्शन ऑफ फूड। आपको गेन करना है और आप सिर्फ फैट ही खा रहे हो तो फैट ही बढ़ेगा। एटलीस्ट इंडिया में जिम मेंबरशिप्स सबसे ज्यादा 31 दिसंबर के बाद जनवरी के पहले 15 दिन में हर जिम मैक्सिमम मेंबरशिप कमाता है, क्योंकि सबका एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि इस साल हम फिट होंगे। मोस्ट ऑफ द लोग मैंने देखा है, अरे अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया, पहले मैं खुद कर लूंगा फिर बाद में मैं ट्रेनर हार दूंगा। सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो एक इंसान जो जिसके पास ट्रेनर नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए उसको क्या करना चाहिए? स्टार्ट इज एवरीथिंग। उन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया है तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी कम है, बिकॉज स्टिफ है बॉडी। तो स्टिफ बॉडी हो तो आदमी क्या सोचेगा, अरे यार छोड़ना, मैं नहीं करता। पैसा कमाने का तो पैसे को एंजॉय भी कर सकते, सब चीजें लाइफ में चली जाएगी अगर आप फिटनेस पे ध्यान नहीं दोगे। सेलिब्रिटी ट्रेनर विनोद चन्ना, जिन्होंने न जाने कितने सेलिब्रिटीज को ट्रेन किया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट सेलिब्रिटी ट्रेनर का जो स्टेटस था, वो कहीं ना कहीं आपसे शुरू हुआ है। जो फेमस हुए हैं सेलिब्रिटीज को तो बहुत लोगों ने ट्रेन किया होगा, पर जहां पे नाम बाहर आया है ट्रेनर का, क्या ये सच है? इज इट राइट टू से कि आप सेलिब्रिटी ट्रेनर फर्स्ट? जब मैंने स्टार्ट किया था तब बहुत सारे मिथ्स थे मार्केट में, और लग्जरी जिम में सिर्फ एक ही ब्रांड था, तलवाकस। ओके। देयर इज नो अदर ब्रांड। यानी एसी जिम सिर्फ तलवाकस थी, बाकी सब ऐसे छोटे मोटे जिम थे, मित्र मंडल टाइप, जहाँ पे लोग जाके वर्कआउट अखाड़ा जिसको कहते हैं। और परसेंटेज ऑफ फिटनेस ने वर्कआउट करने वाले बहुत ही कम थे। अभी भी 2 या 3% हो गए, और उस टाइम उससे भी कम थे। जस्ट इमेजिन। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम दोज डेज, और अभी वहाँ से धीरे धीरे इम्प्रूव करते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आपने किन किन लोगों को ट्रेन किया, अगर आप कुछ कुछ बता सकते हैं? शुरुआत कहाँ से हुई, आज किन किन को ट्रेन कर रहे हो, वो पूरा थोड़ा बहुत अगर आप बता सकते हैं। हम्म, तो फर्स्ट सबसे पहले मेरे सेलिब्रिटी क्लाइंट जो थे, रितेश देशमुख। उसके पहले मैंने 15 साल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की है। महाराष्ट्र स्टेट को रिप्रेजेंट किया है बॉडी बिल्डिंग में। बॉम्बे गोल्ड मेडलिस्ट, जूनियर चैंपियन ऑफ चैंपियन, नोवाइस चैंपियन ऑफ चैंपियन, ऐसे 6 टाइटल मैंने लिए। एंड उसके बाद मैंने 15 ईयर्स के बाद थोड़ा टर्न अप हुआ, एंड आई गॉट फर्स्ट माई फर्स्ट सेलिब्रिटी रितेश देशमुख। एंड उसके बाद फिर जॉन, शिल्पा, आयुष्मान खुराना, सोहेल खान, हर्षवर्धन रानी, ऐसे कंटिन्यू जर्नी चलती गई। जो लोग मुझे जानने लगे, मेरा काम देखने लगे, धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। और आज आप, मैंने सुना है कि आज आपका पूरा समय सिर्फ एक ही फैमिली ने ले रखा है। या आपके साथ सुना है, बिकॉज ये चीज़ मुझे बहुत सारे लोग बोलते, इवन जॉन आज अभी मुझे बोलता है, तूने तो हम लोग को छोड़ दिया, तू भी अंबानी बन गया। यानी अंबानी फैमिली ने मेरा पूरा, यानी मुझे एक्सक्लूसिवली उनके लिए रखा है कि उनके फैमिली के लिए पूरे साल भर के लिए, नहीं साल का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चलता है। एंड लास्ट 10 ईयर्स आई एम वर्किंग फॉर देम। तो अभी आप और किसी के साथ ट्रेन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अंबानियों ने आपका पूरा समय ले रखा नहीं, मैं करता हूँ, ट्रेन करता हूँ, बट मैक्सिमम टाइम मैं उनके साथ स्पेंड करता हूँ। अगर मैं मुंबई में हूँ तो मैं जो भी यहाँ पे अवेलेबल है उनको ट्रेन करता हूँ। अगर मुंबई में नहीं हूँ और मैं उनके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, देन आई डू ऑनलाइन ट्रेनिंग, और मेरा असिस्टेंट ट्रेनर उनके साथ खड़े रहता है। मैं पर्सनली उनको जा नहीं सकता, बट उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग मुझे टॉन्ट करते हैं कि पहले हमारे लिए रहता था, अब हमें छोड़ दिया, ऐसे इस तरह से। बट वो होता है, बट वी हैव टू प्रोग्रेस, एवरीबॉडी वांट टू प्रोग्रेस। तो चलिए सर, आज आपने हमसे कहा है कि 30 साल का आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, तो नॉलेज बहुत होगी। तो आज हम अपने ऑडियंस को आपके थ्रू फिटनेस के बारे में ज्यादा नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके। जो एक सबसे एज ओल्ड सवाल है इस दुनिया का, शायद किसी को वेट लॉस करना है तो किसी को वेट गेन करना है। परफेक्ट। और जो जनरल एक नॉलेज या
एक इंफॉर्मेशन जो हर इंसान को लगता है कि अगर वेट लॉस करना है तो भाई कम खा लो, कैलोरीज कम लो, तेल कम खाओ, बटर कम खाओ, फैट चीजें कम खाओ। और जिनको वेट गेन करना है उनको फैमिलीज या उनके आसपास जितने भी हैं वो सब बोलते हैं कि और ज्यादा खाओ, और ज्यादा खाओ, सब कुछ खाओ, तेल खाओ, फ्राइड खाओ, ये खाओ। बट क्या ये सच में सस्टेनेबल है या हेल्दी है ऐसा टाइप ऑफ वेट लॉस या वेट गेन? या वेट लॉस या वेट गेन क्या होता है, डिपेंड होता है सिलेक्शन ऑफ फूड। आपको गेन करना है और आप सिर्फ फैट ही खा रहे हो तो फैट ही बढ़ेगा, राइट? और फैट बढ़ेगा तो आपकी बॉडी शेपलेस होगी, ओके। बिकॉज फैट को शेप नहीं होता। हम्म। मसल है ओन शेप, हम्म। बैक आपको वी शेप में आएगा, बाइसेप आपको राउंड शेप में आएगा, बिकॉज हम्म। मसल है ओन शेप। हम्म। जब मसल आते हैं तो टोनिंग भी आती है, स्ट्रेन भी बढ़ता है और शेप भी आता है, तीनों चीजें आती है। हम्म। बट वही अगर आप फैट खा रहे हो और वर्कआउट नहीं कर रहे हो और पुट ऑन करना है आपको, तो आप ऐसे फैलोगे, नहीं शेपलेस हो जाओगे या वन पीस हो जाओगे, हम्म। राइट? राइट। तो सिलेक्शन ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिलेक्शन ऑफ फूड करते वक्त इट ऑल डिपेंड इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, स्लोली स्टेडीली विद द गाइडेंस ऑफ ट्रेनर। यू स्टार्ट स्लोली। मोस्ट ऑफ द लोग मैंने देखा है, वो लोग क्या करते हैं, अरे अभी तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया, पहले मैं खुद कर लूंगा फिर बाद में मैं ट्रेनर हायर करूंगा। सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फेज जहाँ पे आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप तभी ट्रेनर नहीं ले रहे हो, आप खुद जाके कर रहे हो। और अगर कुछ गलत कर लिया तो वहीं पे इंजर्ड हो जाओगे और आपकी जर्नी खत्म हो जाएगी वहीं पे। अगर आपको आगे जाना है तो फर्स्ट पहले आपको वे पता होना चाहिए, फिर आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपका डाइट क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज पैटर्न क्या होना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो आपको एक अच्छा ट्रेनर जिसने इसमें काम किया, खुद पे भी काम किया है, बहुत सारे टेक्निक्स में उसने महारत हासिल की है, सर्टिफिकेशन किया हुआ है साइंटिफिकली एंड एक्सपीरियंस। प्लस उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी हैंडल की है, जैसे कॉर्पोरेट, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, एथलीट, यानी एक्सट्रीम हॉबीज, मेंटली थोड़ा डिफरेंट होने वाले लोग। जितना उसने काम किया होगा उतनी अच्छी से वो आपको सेफली, स्लोली, स्टडीली आगे लेके आ सकता है। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग योर फिटनेस जर्नी। सर ऐसा भी होता है कि जो लोग खुद से ही करके या किसी की मदद लेके या किसी डाइट फॉलो करके, जो जेनेरिक डाइट्स हैं, वो लोग अपने हिसाब से अपना खाना पीना मॉडिफाई करके वेट लॉस तो कर ही लेते हैं, बट वो फिट नहीं लगते हैं। वो उसमें उनमें ज्यादातर मसल लॉस होता है और फैट कंटेंट फिर भी उतना कम नहीं होता है, पर बिकॉज मसल लॉस हुआ है तो वो पतले दिखते हैं, जिनको आज के समय में स्किनी फैट बोलते हैं। उसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, देखिए कैसे होता है, मैंने पहले है ना सिलेक्शन ऑफ फूड एंड आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या किस चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत है और किस चीज़ की कम ज़रूरत है, वो जानना होता है। समझो कॉर्पोरेट पर्सन है जो 14-15 आवर्स में 14-15 घंटे बैठ के काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी शोल्डर स्ट्रेंथ, एल्बो, नी, हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट, सबकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, स्पीड, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, ये सब गया है। उसके बाद स्ट्रेंथ, पहले इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अगर मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी काम नहीं करोगे और सडन कुछ बॉडी वेट का मूवमेंट करने जाओगे अचानक से 10 साल के बाद उठ के, तो ये जॉइंट्स रिएक्ट करेंगे, डिसलोकेट हो जाएंगे या मसल वेयर एंड टेयर होगा। तो सबसे जरूरी है गाइडेंस। फिर उसके साथ अगर वर्कआउट कर रहे हो, डाइट नहीं कर रहे हो, तो आपकी रिकवरी नहीं दिखेगी ज़्यादा। ये सब वर्कआउट फिर से आता है जेनेटिक। ह्यूमन बॉडी इज 3 टाइप्स ऑफ बॉडी टाइप, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ। एक्टो वाले जो होते हैं पतले होते हैं, मसल भी पुट ऑन नहीं करते और फैट भी पुट ऑन नहीं हाँ, मैंने देखा है कि बहुत लोग कुछ भी खाते हैं, जितना भी खाते हैं, पर वेट लॉस, वेट गेन होता ही नहीं है करते। उनका। पतले होते फिर भी फैट भी होता है, मसल नहीं होते। उन्हें स्किनी फैट का वो एक्टोमॉर्फ कहा जाता है। एक्टोमॉर्फ। तो उनके लिए 3 दिन वर्कआउट और हाई कार्ब डाइट विद द हाई प्रोटीन ऐसा दिया जाता है। एंडोमॉर्फ होते हैं बहुत पोअर जेनेटिक माना जाता है, जो इजीली पुट ऑन करते हैं और जिनके लिए लूज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है उनके लिए। तो उनके लिए 4-5 डेज वेट ट्रेनिंग एंड ऑल 6 डेज कार्डियो करना पड़ता है ग्रेजुअली, एज पर द जिसे उनका ट्रेनर होगा वो जैसे बताया उस तरह, धीरे धीरे उस तरह से उनके फिटनेस लेवल के हिसाब से। एंड मेसोमॉर्फ जिनको बॉर्न एथलीट कहा जाता है, बॉर्न एथलीट। एथलीट जो हलवा पूरी खा के भी 6 पैक मेंटेन करते हैं, तो दे आर सुपीरियर जेनेटिक। वो 3-4 दिन भी करेंगे, इवन तो थोड़ा बहुत गलत भी वर्कआउट कर ले और बहुत स्ट्रिक्ट डाइट भी नहीं करे या डाइट करे भी नहीं,
तो उनकी बॉडी रिएक्शन बहुत ही फास्ट और सुपीरियर होता है। ज़्यादातर यही लोग अगर एथलेटिक फील्ड में जाएँगे, तो ये लोग चैंपियन बनते हैं या उसमें ज़्यादा नाम कमा सकते हैं, बिकॉज़ उनकी बॉडी ज़्यादा फास्टर रिस्पॉन्ड करती है कंपेयर टू अदर पीपल, नॉर्मल लोगों से। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी जो होती है इंडोमेसो, एक्टोमेसो 2 टाइप्स ऑफ बॉडी होती है, प्योर नहीं होती। प्योर नहीं होती है। हाँ, तो ये अंडरस्टैंड करना होता है, उनकी फूड कैपेसिटी देख के, 1-2 हफ्ता वर्कआउट करवा के हाउ बॉडी रिएक्टिंग, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जो एक अच्छा ट्रेनर ही समझ सकता है। दैट्स व्हाई यू नीड ऑल दिस गाइडेंस अंडर समवन, जो जिसकी वजह से आप शॉर्टर टाइम में फास्टर जा सकते हो। नहीं तो 10 साल के बाद आप वहीं पे रहोगे। सर आपने जेनेटिक्स की बात की तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इंडियन जो जेनेटिक्स है वो कितनी अलग है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जेनेटिक्स से, क्योंकि ज्यादातर इंडियंस को आप इन तीनों कैटेगरीज में किसमें ज्यादातर इंडियंस होते हैं? जी, अपने यहाँ पे स्टेट वाइज डिफरेंट जेनेटिक है, डिफरेंट फूड स्टाइल है। फूड स्टाइल सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा ऑयली, फैटी खाते हैं, वो ज़्यादा पुट ऑन करेंगे। उनमें ज़्यादा फैट होगा, मसल कम हो गए। फिर उसके बाद आता है माने मूवमेंट कितना है फिजिकल। फार्मर्स लोग का अलग अलग जेनेटिक, वो फिजिकल मूवमेंट भी कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा खा भी रहे हैं, तो डाइजेस्ट भी कर रहे हैं। सिटी वाले, हर सिटी, फिर कोई भी स्टेट की सिटी वाले लोग, उनके यहाँ पे लग्जरी लाइफस्टाइल है, ट्रैवलिंग के लिए सोर्सेज अवेलेबल है, तो वो लोग अगर ज़्यादा खाते हैं तो इमीडिएटली वो पुट ऑन उनके टमी पे दिखाई देगा, यानी जहाँ पे बॉडी स्टोर पॉइंट्स है वहाँ पे दिखाई देगा फर्स्ट, एंड ओवरऑल शेपलेस हो जाएगी। फिर उनका लाइफस्टाइल की वजह से उनकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी सब कम ज़्यादा होते रहेगी। अगर वो वर्कआउट नहीं करे तो बिल्डअप भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनका बॉडी में फिजिकल मूवमेंट है ही नहीं, जैसे फार्मर्स कर रहे हैं या कोई भी लोडर ले लो, जिनके यहाँ पे फिजिकल मूवमेंट है, तो थोड़ा जैसे कि हम देखते हैं जो भी लेबर इंटेंसिव वर्क कर रहे हैं, जो वो लोग दाल चावल खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, खाते हैं, पर उनकी फिजिक देख लो, उनको उनकी बॉडी देख लो, तो वो फिट लगते हैं। फिट बिकॉज उनका उनका बर्न उतना है कैलोरीज का, और उनका जो वेट उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो एक नेचुरली पूरे दिन में लंबे समय तक एक उनका एक्टिविटी या मसल बिल्डिंग ब्रेकिंग प्रोसेस चलता रहे। या इन सर्टन मूवमेंट हो रहा है कि जो वो खा रहे हैं वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम एक सर्टन माने अपने बॉडी का यूज भी कर रहे हैं, तो उनके उठने बैठने की ताकत, भागने की ताकत, उठाने की ताकत, स्टेयर क्लाइंब करने की ताकत वो मेंटेन है, वो जा नहीं रही है, बिकॉज दे आर डूइंग इट एवरीथिंग एवरी डे टू डे एक्टिविटी में। बट ये सब चीज़ें जो नहीं करते उनके बॉडी से ये सब चीज़ें जा रही है, तो फॉरगेट अबाउट फैट लॉस। सबसे इम्पोर्टेंट है गेट दैट फिटनेस, मीन्स फिटनेस के लिए नहीं, जो बेसिक स्ट्रेंथ है उठने की, बैठने की, स्टेयर क्लाइंब करने की, चलने की, जरूरत पड़े थोड़ा सा भागने की, ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये मेंटेन करने के लिए यू टू स्टार्ट एक्सरसाइज फर्स्ट। और इसमें अपने आप को जब आप इम्प्रूव करोगे, स्टेमिना में, स्ट्रेंथ में, इंडोरेंस में, पावर में, एजिलिटी में, माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में, स्पीड में, इन दिस प्रोसेस यू हैव टू कम्पीट योरसेल्फ एंड ये जो कंपटीशन आप करोगे अपने आप के साथ, इसमें आपको फैट लॉस मिलेगा। दिस इज द वे ऑफ फैट लॉस, इम्प्रूव योरसेल्फ और कम्पीट विथ योरसेल्फ इन ऑल दिस प्रोसेस, मीन्स स्टेमिना में, स्ट्रेंथ में, एजिलिटी में, स्पीड। एक्चुअली देखा जाए तो फिटनेस में सिर्फ वेट उठाना या सिर्फ फैट लॉस करना इतना नहीं है, इंड्योरेंस, एजिलिटी, बहुत सारी चीजें जो एक ओवरऑल फिटनेस को डिफाइन करती है एक इंसान की। क्योंकि सर मैंने देखा है स्पेशली आज के टाइम पे, जो लोग बाहर से फिट दिखते हैं, अच्छी चेस्ट है, एब्स है, जिनको आप देखोगे रोड पे भी जैसे मस्कुलर लगते हैं, उनको लगता है यार ये बंदा बहुत फिट है, बट एक्चुअली अंदर से वो शायद उतना फिट नहीं हो बॉडी। परफेक्ट। ये एक बहुत ही बड़ी कंसर्न है, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ अपीयरेंस पे जा रहे हैं, कैसे दिख रहे हो, ये नहीं देख रहे हैं कि उसको अचीव करने के लिए जो आप एक समय लेकर करेक्ट प्रैक्टिस फॉलो कर आप करके आप उसको अचीव कर रहे हो, नहीं आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, और उस वजह से आप इंटरनली अपने बॉडी को कितना डैमेज कर रहे हो, और वो लॉन्ग रन में कितना हानिकारक हो सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा कुछ अगर देखिए, फिटनेस, आपने कहा फिटनेस बहुत बड़ा वर्ड है। फिटनेस में बहुत सारी चीज़ें आती है। आप बोलोगे किसी का सिक्स पैक दिख रहा है और लीन है, फिट लग रहा है, बट वो भाग नहीं सकता, उसमें एजिलिटी नहीं है, स्पीड नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, तो कंप्लीट फिट नहीं है। उसने ABCD में का ए या बी कवर कर लिया, जेड बहुत दूर है। उसके अलावा मैं बोलूँगा भले एक किसी का सिक्स पैक नहीं है, नॉर्मल लुकिंग है, थोड़ा पेट भी है,
बट वो जॉग कर सकता है, जंप कर सकता है, अपने आप को उठा सकता है, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एजिलिटी, मोबिलिटी में उससे बेटर है सिक्स पैक वाले से। तो ही इज फिटर देन हिम, बिकॉज वो हर चीज में इक्वली सिमेट्रिकली प्रोग्रेस किया, मीन्स उसने प्रोग्रेस किया हुआ है, यानी उसमें वो सब चीजें जो फिटनेस के क्राइटेरिया में आती है, यानी फिटनेस एज अ फिट पर्सन करके जो आप बोल सकते हो, बिकॉज वो अपने आप को उठा सकता है, भाग सकता है, जंप कर सकता है, स्ट्रेंथ में अच्छा है, स्टेमिना में अच्छा है। वो शायद बाहर से दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो अंदर से नहीं फिट है। बिकॉज बिकॉज मसल्स होते हैं विजिबल तभी होते हैं जब फैट परसेंटेज कम होता है। हम्म। ये इस बंदे ने फैट परसेंटेज कम कर लिया है और थोड़ा बिल्डअप करके स्ट्रेंथ पे काम किया है, हम्म। इसलिए मसल बिल्डअप हो गया, मसल बिल्डअप पे काम किया, मसल बिल्डअप हो गया, इसलिए वो एक चीज उसको मिल गई है। बट एजिलिटी स्पीड पे काम नहीं किया वो, उसको अगर वो भी काम करे तो वो कंप्लीट फिटनेस की तरफ जाएगा। तो फिटनेस बहुत बड़ा वर्ड है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, प्लस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आती है। पहले जो वॉरियर लोग जो थे वो 360 डिग्री में मूवमेंट करते थे। कोई कोई अपन फुटबॉल या कोई गेम देखो उसमें लैटरल मूवमेंट की जरूरत होती है, यानी साइडवेज स्पीड में मूवमेंट करने की जरूरत होती है। किसी चीज में सामने की ओर मूवमेंट करने की जरूरत होती है। तो एज पर योर स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट या योर डे टू डे एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को स्ट्रेंथन करना, या हर डिग्री में अपने आप को स्ट्रेंथन करना, वो किस तरह से आप प्लान करते हो विद इन 1 आवर, बिकॉज सब लोगों के पास एक ही घंटा है, ऐसा नहीं कि ये सब। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे सर आगे चल के पॉडकास्ट में। तो बेसिकली मैं ये जो समझ रहा हूँ कि सिर्फ सामने वाले को देख के या उनको फिजिकली देख के जज नहीं कर सकते और ना ही इंस्पायर उस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपकी बॉडी कैसी है और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है फिटनेस को लेकर। करेक्ट। एक एक ये चीज सब ध्यान रखिए कि सिर्फ बाहर से जो फिट दिख रहे हैं, एब्स दिख रहे हैं, उन्होंने जो अचीव किया है वो आपको पता नहीं है कितना समय लिया है उन्होंने अचीव करने के लिए। तो आप अपने आप से compete करें। करेक्ट। अपने आप से कंपीट करें एंड फिटनेस के हिसाब से कंपीट करें, जो भी आपके बॉडी से जा रहा है, एज की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, और एनी टाइप ऑफ इंजरी की वजह से, उन चीजों को भी अचीव कीजिए, नॉट ओनली सिक्स पैक, नॉट ओनली मसल्स। सर मुझे एक बैठे-बैठे एक सवाल आया दिमाग में कि जो शहर में रहते हैं या जो यंग एज की जो हमारी पॉपुलेशन है, वो आज काम कर रही है। कोई लोग 8-8, 9-9, 10-10 घंटे ऑफिस में रहते हैं या अपने जॉब पे रहते हैं। 14 आवर्स। वैसे हमारे इंडस्ट्री में टीवी में तो हम तो 12 से 13 घंटे तो शूट करते हैं, आने जाने का तो अलग ही होता है। और उसमें भी हमें फिर कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करके करना पड़ता है। पर एक जो जनरल जनता है हमारी, वो अगर जो ऑफिस गोइंग पीपल है, जो वर्किंग क्राउड है, उनको लगता है कि यार हम इतना लंबा समय काम करते हैं, हमारे पास तो फिटनेस के लिए कोई जगह ही नहीं है, हमें अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए जगह ही नहीं है, और वो लोग इस चक्कर में खुद को ही डिमोटिवेट करके वो अपना फिटनेस जर्नी या कोशिश ही नहीं करते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते। उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि क्या वो फिट हो सकते हैं, क्या वो अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं? क्योंकि उनके भी सपने हैं कि यार हमारा भी सिक्स पैक हो, या जो लेडीज हैं उनको भी लगता है कि नहीं यार हम भी फिट रहे, फिट दिखे और फिट फील करे। या फील करना बहुत जरूरी। हाँ। लोगों को लगता है नहीं जिम सिक्स पैक लाना है या फिट होना है तो आपको 1-1.5 घंटा ही वर्कआउट करना है, नहीं, देर इज सो मेनी टेक्निक्स। एक तबाटा करके स्टाइल है, स्पेशली दैट फॉर द पीपल हु आर वर्किंग 14 आवर्स, उनके पास 10-15 मिनट्स है। ये 12 मिनट्स का शेड्यूल है, जिसमें 4 मिनट्स आप नॉन स्टॉप मूवमेंट करते हो, 1 या 2 वर्कआउट, 20 सेकेंड ऑन, 10 सेकेंड ऑफ। मीन्स 20 सेकेंड मैंने आपको अगर पुशअप दिया तो आप 20 सेकंड तो पुशअप कर रहे हो, बट वो 20 सेकंड में आपको मैक्सिमम काउंट करना है। फिर पहले वो सीखना होगा, सीखने के बाद करेक्ट। हाँ, मैक्सिमम काउंट करना है 20 सेकंड में एंड 10 सेकंड ऑफ करने का, फिर दूसरा वेरिएशन लीजिए, फिर उसको 20 सेकंड कीजिए, ऑफ कीजिए, फिर से फर्स्ट वेरिएशन लेगा। ऐसे 4 मिनट का आपको करना है, 2 वेरिएशन, 20 सेकंड ऑन, 10 सेकंड ऑफ। फिर उसके बाद 4 मिनट के बाद दूसरे 2 वेरिएशन लीजिए। ऐसे 4-4 मिनट के 3 डिफरेंट स्लॉट लीजिए और तीनों 4-4 मिनट के स्लॉट में 2-2 वर्कआउट रखिए या एक वर्कआउट रखिए, क्योंकि एक वर्कआउट रखे तो वो ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे। तो 4 मिनट तक एक वर्कआउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इवन दो यू आर टेकिंग स्मॉल इंटरवल 10 सेकंड का। इसमें इंटरवल टाइम कम है, 10 सेकंड ही है, और 20 सेकंड के अंदर आपको अपने आप से कंप्लीट करते हैं मैक्सिमम रिपीटिशन करना है, तभी उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। आप अगर 20 सेकंड में आराम से कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो आपके पास सिर्फ 12 मिनट्स वर्कआउट करना है, तो उसमें इंटरवल टाइम कम रखा है और मैक्सिमम रिपीटिशन करना है विद फुल रेंज ऑफ मोशन।
तो इस 12 मिनट्स के वर्कआउट से भी आप अपने आप को फिट कर सकते हो, और अच्छा डाइट करो तो सिक्स पैक भी आ जाएंगे अगर आपका जेनेटिक अच्छा होगा तो इस टाइप ऑफ वर्कआउट है। HIIT है जो अगर इसका थोड़ा और ज़्यादा टाइम है उनके लिए HIIT है। HIIT क्या होता है? HIIT भी इसमें 7 मिनट्स के टाइम वर्कआउट करते हैं। यहाँ पे 4 मिनट्स, वहाँ पे 7 मिनट्स के 20 मिनट का वर्कआउट प्लान करते फुल फॉर्म क्या है HIIT का? हैं। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ओके, ऐसे हाँ बताइए। ऐसे। तो इसमें क्या होता है, सेम होता है, 2 या 3 वर्कआउट लेते हैं, तो उसको 7 मिनट तक करते हैं, फिर 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, फिर कंटिन्यूअस करके 20 मिनट्स का प्रोग्राम सेट करते हैं। हम्म। जैसे आपने तबाटा हम्म। किया, तबाटा किसी डॉक्टर का नाम था जिसने उसने ये प्रोग्राम इन्वेंट किया था, तो उसके नाम से ही इसको जाना जाता है इस तरह से। तो ऐसे बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो घर पे बैठ के, 12 मिनट 20 मिनट्स, और अपने आप को फिट कर सकते हो। या एक दिन ये किया, एक दिन कार्डियो कर लिया 12 मिनट्स नॉन स्टॉप, स्किपिंग किया। आपको शॉर्टकट ढूंढना है। अगर आपको वॉकिंग करना है तो आपको 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि 1 घंटा वॉकिंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी टू कीप योरसेल्फ फिट। तो आपको फैट लॉस करना है तो 2 घंटा वॉकिंग करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है बिकॉज इंटेंसिटी कम है। करेक्ट। वो आप स्टेयर क्लाइंब करोगे 10 मिनट, आप शॉर्टर टाइम में 1 घंटे की वॉकिंग कितना कैलोरी बर्न कर लोगे। तो सिलेक्शन ऑफ वर्कआउट आपके टाइम के हिसाब से टू मोर कैलोरी बर्न इन शॉर्टर टाइम, उससे भी आप फिट हो सकते हो। स्किपिंग कर लो, स्किपिंग में भी ज़्यादा इंटेंसिटी है। सो बेसिकली ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 1-1.5 घंटा ही होता है, तो जो लोग काम कर रहे हैं जिनके पास उतना वक्त नहीं है, वो ऑल्टरनेटिव टेक्निक से भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं शॉर्टर। और ये सब यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है जो वेयर इज अवेलेबल, सिर्फ आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट इज एवरीथिंग। स्टार्ट, वंस यू स्टार्ट आपको वेज मिलती जाएगी। चलिए, स्टार्ट वर्ड जो है ना, ये स्टार्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक रिसर्च कर रहा था, तो मैंने कुछ वेबसाइट्स पे या गूगल पे जाके देखा था मैंने कि एटलीस्ट इंडिया में जिम मेंबरशिप्स सबसे ज्यादा 31 दिसंबर के बाद जनवरी के पहले 15 दिन में हर जिम मैक्सिमम मेंबरशिप कमाता है, क्योंकि सबका एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि इस साल हम फिट होंगे। और होता ही है कि वो लोग स्टार्ट तो करते हैं, मेंबरशिप भर देते हैं साल का, 1 महीना रेगुलर रहेंगे और फिर हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, महीने में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, ऐसा होता जाएगा और वो बंद हो जाएगा। और फिर वो पहले 2-3 महीने के बाद फिर सीधा नेक्स्ट ईयर मेंबरशिप भरने के टाइम पे मिलेंगे। ये लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। ये ज्यादातर आपने जितने क्लाइंट्स को ट्रेन किया, ये मोटिवेशन लैक क्यों होता है अपनी फिटनेस जर्नी में? क्या ये है कि उन लोगों को उतना रिजल्ट दिख नहीं रहा है कि वो इनिशियली 1-1.5 महीना जा रहे हैं, बोलते हैं यार 1-1.5 महीना रेगुलर किया, बाइसेप नहीं बन रहे हैं यार, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, वेट में इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तो छोड़ो ना, या लेजीनेस है, क्या है? कुछ तो है, आपको पता तो हो गए, कुछ बताइए। ये कैसे होता है, लोग जब जब मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है, इन जिम का वो टाइम होता है जहाँ पे वो लोग कोशिश करते हैं मार्केटिंग करके। उनको पता है फर्स्ट मंथ में लोग आएंगे ही आएंगे। जनवरी इज द पीक पीरियड जहाँ पे सब जिम होते हैं, मैक्सिमम टारगेट रख के चलते हैं, उसकी मार्केटिंग भी करते हैं, डिस्काउंट देते हैं और लोगों को इन्वाइट करते हैं। उनको पता है ये लोग 1 महीना 2 महीना आएंगे, धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, आधे लोग ही सर्वाइव करेंगे, यानी वो लोग ही कंटिन्यू करते रहेंगे। उनको लाइव मेंबर्स बोलते हैं। हर जिम में लाइव मेंबर्स अलग होते हैं, मेंबर्स 2000 हो गए, लाइव मेंबर सिर्फ 100 या 200 हो गए। ओके, ऐसे लाइव मेंबर्स जिसको बोलते हैं। तो ये इसलिए कि ये क्यों होता है, बिकॉज सम पीपल लैक ऑफ गाइडेंस, सम पीपल ने ट्रेनर ने उनको ठीक से मोटिवेट नहीं किया, यानी उनको ऐसा कुछ दिखाना होता है ना, लालच देना होता है, एक लड्डू देना पड़ता है लोगों को कि वो कंटिन्यू रहे। मेरे साथ जो मेरे क्लाइंट है 9-9, 10-10, 15-15 साल तक है। फाइनल केसेस को तो मैंने छोड़ दिया बाद में, बिकॉज टर्न टू सम अदर प्लेसेस, कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो आप उनको कुछ ऐसी चीज़ उनकी फाइंड आउट करते हो उनको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी अचीव करनी है, जो उनका ड्रीम है कि उनको हेड स्टैंड करना है, उनको हैंड स्टैंड करना है, उनको बैक फ्लिप सीखना है, उनको स्प्लिट सीखना है। ऐसी कुछ चीज़ें देखिए वो बीच में ऐड कीजिए और उसका प्रोग्रेस दिखाइए कि आपने ये चीज़ अचीव कर ली एक चीज़। नाउ यू कैन शो अप कर सकते हो आप, हेड स्टैंड करके, हैंड स्टैंड करके। अब उनका इंचेस लॉस जो हो रहा है, अगर फैट लॉस नहीं, उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है, वेट में यानी वेट में कुछ कम नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो इंचेस में दिखाइए 4 इंचेस कम हुआ, नाउ यू आर लुकिंग अच्छे शेप में। प्रोग्रेस है उनको दिखाइए, उनको ऐसी कुछ चीज़ें दिखाइए जो उनको मोटिवेट करे या जो दूसरे नहीं करते और ये कर पा रहे हैं।
तो एक इंसान जो जिसके पास ट्रेनर नहीं है वो सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोग जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि खुद से वर्कआउट करते हैं। बट अगर कोई है कि मुझे वर्कआउट खुद से करना है, मैं किया हुआ है पहले, मेरे को टेक्निक्स आती हैं, पर मुझे मोटिवेशन मेरा एक प्रॉब्लम है। रेगुलर रहना, कंसिस्टेंट रहना मेरा एक प्रॉब्लम है। उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहला मैं बताऊँ ना, ये जो लोग रेगुलर नहीं होते उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, उन्होंने कभी वर्कआउट नहीं किया है तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी कम है, जो उनको अलाउ नहीं करते कि उठे और बैठे, बिकॉज़ स्टिफ है बॉडी। तो स्टिफ बॉडी हो तो आदमी क्या सोचेगा, अरे यार छोड़ना, मैं नहीं करता हूँ। हुँ, तो उठने में ही तकलीफ हो रही है, बिकॉज़ ऑफ सिटिंग जॉब दे लॉस्ट एवरीथिंग। तो पहले मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी काम करिए जो उनको एक्टिव कराएगा। हुँ। जो यानी आप और कोई मूवमेंट कर रहे हो, आपको ज़्यादा ताकत लगेगी अगर आप स्टिफ हो तो। हुँ। तो वही अगर आप आपके पास मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप कम स्ट्रेंथ यूज़ करके वो मूवमेंट कर पाओगे, तो आप ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाओगे, ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर पाओगे। तो ये एक बड़ा रीज़न है, लोगों का अवॉइड करना मोटिवेशन नहीं हो रहा, बिकॉज़ वो स्टिफ हो गया है। बिकॉज़ वो 90 डिग्री पे बैठे हैं, तो 90 के नीचे वाली उनकी जो स्ट्रेंथ है, मोबिलिटी है, वो चली गई है। हुँ, उठ नहीं पा रहे, तो वहाँ पे जो तकलीफ होती है, वो तकलीफ बेयर नहीं कर पाते और उसको अवॉइड करते हैं, उस चीज़ को हुँ, करना ही अवॉइड कर देते हैं। या कोई ट्रेनर पुश भी कर रहा होगा, तो वो ट्रेनर को ही अवॉइड कर दिए। हुँ, एंड अप करके भी नहीं, छोड़ो इस ट्रेनर को छोड़ो, बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, मेरे को कल बहुत शोर हो रहा है। तो उनको स्लोली स्टेडी लेके आना है, पहले बटरिंग मत कराओ। उनको अच्छी चीज़ें ऐसे ओपन अप वाले वर्कआउट कराओ, जो उनको अच्छा फ़ील कराए, उनको हैप्पी जहाँ पे थोड़ा-थोड़ा प्रोग्रेस उनको खुद दिखे, नहीं, हैप्पी रखे। हैप्पी रखे। प्रोग्रेस तो मूवमेंट करने वाला आएगा। हुँ, उनको हैप्पी रखे, यानी मूवमेंट करने में उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तकलीफ कभी नहीं हुई तो उनके अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी होगी। हुँ। तो ईज़िली उठ बैठ पाएँगे। तकलीफ नहीं हो रही तो बहुत सारे नई चीज़ों के लिए वो लोग रेडी भी रहेंगे करने के लिए। और जब नई चीज़ें करेंगे और ज़्यादा देर तक परफॉर्म करेंगे तो फैट लॉस भी दिखेगा। दे कैन अचीव डिफरेंट थिंग व्हिच दे कैन शो ऑफ एंड दे गेट सेल्फ मोटिवेशन। हुँ, अंडरस्टैंड? तो सेल्फ मोटिवेशन में सबसे बड़ा रीज़न नॉट कि उनको टाइम नहीं मिल रहा है, उनकी बॉडी स्टिफ हो गई है ये सब बैठ-बैठ के। वो 16 आवर्स 17 आवर्स काम कर पैसे के चक्कर में, ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो लोग आजकल की सब जनरेशन में देख रहा हूँ 12 घंटे मिनिमम काम करते हैं। हुँ, पहले के लोग तो 8 घंटा काम करते थे। अब मैंने किसी को देखा नहीं 8-9 घंटा काम कर रहे हैं। सब लोग 10-12 घंटे तो काम कर ही रहे हैं। हुँ, बिकॉज़ सब कुछ चेंज हो गया है। हुँ, पीपल वांट कार, अच्छा घर, तो ये सब अगर चाहिए तो आपको उतना देर काम भी करना पड़ रहा है। करेक्ट। बट आप अगर ये भूल जाते हो, अगर आप फिट रहोगे तो आप ज़्यादा परफ़ॉर्म कर पाओगे, ज़्यादा लंबे टाइम तक काम भी कर पाओगे। किसी तरह की इंजरी नहीं होगी, आपको हॉस्पिटल में पैसा खर्चा करना नहीं पड़ेगा। हुँ, लाइफ़स्टाइल से कनेक्टेड जो डिज़ीज़ है, डायबिटिक ये वो चीज़ें आपको नहीं होगी। हुँ, और आप इनफैक्ट पैसा कमाने के लिए तो पैसे को एन्जॉय भी कर सकते हो, डांस कर सकते हो, खा सकते हो, जंप कर सकते हो, भाग सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी डिफिकल्टी। बिल्कुल। ये सब चीज़ें आप आपकी लाइफ में चली जाएगी अगर आप फिटनेस पे ध्यान नहीं दोगे। हुँ, सिर्फ पैसा कमाने बैठे हो। एक ट्रेनर हायर करो, दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। वो ट्रेनर शुड बी नॉट ओनली द 10-15 ईयर्स एक्सपीरियंस, प्लस उसने अलग-अलग चीज़ों पे काम की होनी चाहिए, उतने उतने सारे लोगों को हैंडल किया होना चाहिए। बिकॉज़ कोई भी ट्रेनर रेंज ऑफ नॉलेज होना चाहिए ट्रेनर को कि एक ही चीज़ पे काम की सिर्फ चेस्ट प्रेस मारना है, स्क्वाट करना है, सिर्फ उतना नहीं, उसको सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या होती के है? हिसाब से वो अडैप्ट कर सकते यानी मैं समझो मैंने वेट ट्रेनिंग किया है, हुँ, तो मैं आपको वेट ट्रेनिंग नहीं सिखाऊँगा। मेरे को देखना आपके लाइफ़स्टाइल के हिसाब से आपकी बॉडी से क्या गया है, मुझे पहला वो देना है। उसके बाद मैं मेरी चीज़ आपको उसमें ऐड करूँगा धीरे-धीरे, जो मैंने सीखा है। कोई योगा वाले बोलते हैं योगा ही करो, बाकी करने की ज़रूरत नहीं। स्ट्रेंथ वाले बोलते सेल्फ ही करो, पिलाटे वाले पिलाटे ही करो। नहीं, हर चीज़ का अलग बेनिफिट है। आप अलग-अलग चीज़ों को करोगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, ज़्यादा वेरिएशंस मिलेंगे, आप बोर नहीं होगे और ज़्यादा अच्छे से डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें सीखते हुए आगे जाओगे हुँ, और बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे लाइफ़ में, हुँ। उसकी वजह से। सर डाइट की बात करें तो आज के ज़माने में है ना, इतना कन्फ्यूज़न है डाइट को लेकर, मैं खुद स्ट्रगल करता हूँ कई बार कि क्या काम कर रहा है मेरे लिए, क्या काम नहीं कर रहा है। इतनी सारी डाइट्स है मार्केट में, कीटो डाइट हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट हो गया। बहुत सारे ऐसे डाइट्स हैं इतने के नाम समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये इतना कन्फ्यूज़न है कि लोग जान तो क्या कर करें तो क्या करें? पता ही नहीं हो रहा है उनको, पता ही नहीं चल रहा किस है हिसाब इनको। से क्या करना? एग्ज़ैक्टली। या सी कैसे होता है, डाइट तो बहुत आते हैं। ये जो आपने बोला कैबेज डाइट, चना मटर डाइट, ये किसी-किसी लोगों ने अपने एक सर्टेन ग्रुप पे प्रैक्टिस किया उस चीज़ का और उनको वहाँ पे रिजल्ट दिखाई दिया है, तो उन्होंने उसको एक्सप्लोर किया है साइंटिफिकली कि इस चीज़ का हुँ, रिजल्ट देखा गया है। वो चेंजेस के लिए आप कर सकते हो। बेसिक डाइट मैं आपको बोलता हूँ, डाइट से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपकी ब्रीथिंग, प्राणवायु। ऑक्सीजनेटेड ब्लड
पूरे मसल बॉडी में जाएगा प्रॉपरली, जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, तो आप एनर्जेटिक रहोगे तो आप अच्छा वर्कआउट कर पाओगे, ऑक्सीजनेट ब्लड गया तो पहले आपके दोनों ब्रीदिंग इक्वली वर्क होनी चाहिए, उस पर काम कीजिए। सेकेंड होता है बॉल सिंड्रोम, मीन्स आपका स्टमक क्लियर होना चाहिए, यानी प्रोटीन या कुछ चीज़ें होती है जो बहुत हार्ड होती है डाइजेशन की, उसके बाद फाइबर रखोगे तो आपका मोशन क्लियर रहेगा, गैसी फीलिंग नहीं होगा, स्टमक अच्छा क्लियर होने की वजह से अच्छे से काम करें। दिन होता है वाटर, लाइव वाटर, मीन्स आजकल आरओ ईओ सब फिल्टर लगाते हैं और इतना क्लियर कर देते हैं वाटर को कि उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिशन बचते ही नहीं, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो जिसकी वजह से आप ज़्यादा लिथार्जिक हो जाते हो, अच्छा। जो बोन डेंसिटी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है वो चीज़ें मिलती नहीं। तो इवन जो वर्किंग आउट एक साइड से आप मसल नहीं कर रहे हो बट बोन ब्रिडल होते जा रहे हैं, बिकॉज उसके लिए कैल्शियम D3 बाकी चीज़ें नहीं मिल रही है जो एब्जॉर्ब करे कैल्शियम को, अंडरस्टैंड। तो इसके बाद फिर आता है प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिशन, मैक्रो माइक्रो, नहीं जो हाई क्वांटिटी में लगते हैं, जो कम क्वांटिटी में लगते हैं, तो प्रोटीन फाइबर। मैक्रो माइक्रो को थोड़ा समझाइए सर। मैक्रो मीन्स जो हाई MACRO, जो ज़्यादा क्वांटिटी में लगते हैं, यानी आप ओमेगा 3 तो 1000 mg लगता है, प्रोटीन आपको बॉडी वेट के हिसाब से रहता है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी वेट के हिसाब से रहता है, ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट। हाँ मैक्रो उसको। माइक्रो मीन्स जो कम क्वांटिटी में लगती है, जिसमें मतलब मैग्नीशियम, जिंक, ये सब चीज़ें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लगती है। इससे हम देखते हैं वो एक्सप्रेस हो गई तो उसका एडवर्स इफेक्ट होता है या वो दूसरे को रॉब करता है, ओके दूसरे विटामिन को। ओके इसे हम देखते हैं कि विटामिन जो लेते हैं वो mgs में होता है और 0.0 mgs में होता है, क्योंकि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब बॉडी को सिर्फ उतनी ही जरूरत है उसकी। वो डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट किया होता है कि ह्यूमन बॉडी में डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेडिकली इतना इतना चीज़ें जरूरी होती है, और वो एक मेडिसिन में डालने की कोशिश करते हैं, बट वो मेडिसिन लेते हुए देखना है कि उसमें जो ओमेगा 3 आपको सेपरेट लेना पड़ेगा, कैल्शियम सेपरेट लेना पड़ेगा, बिकॉज वो 1000 mg लगता है। कभी भी आपको कैल्शियम 2000 mg लगेगा, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन योर इंटेंसिटी ऑफ, अगर आप 200 किलो 150 किलो उठा रहे हो तो इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब प्रोटीन खा रहे हो तो प्रोटीन की वजह से भी कैल्शियम लॉस होता है, तो उसको भी आपको सप्लीमेंट से कवर करना है ऐसे। तो ये सब आपको एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट बता सकता है, अच्छा ट्रेनर बता सकता है, जो खुद पे ट्राई एंड टेस्टेड की है, उसने हर चीज़ को देखा है उसके लाइफ स्पैन में कि किन चीज़ों का इफेक्ट होता है और इंजरीज होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। आप सिर्फ एक ही काम करो, अच्छा ट्रेनर हायर कर लो, कोई अच्छे न्यूट्रिशन का हायर कर लो, वो लोग ये सब देख लेंगे, आप सिर्फ एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करो। पहले महीने में थोड़ा तो बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर, इसलिए बोला पहले 1-2 महीने कर लो, बाद में कुछ कर लो। पर अगर जो लोग एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि नहीं है रिसोर्सेज नहीं है कि हम ट्रेनर को हायर कर पाए, मुश्किल से तो एक जिम ज्वाइन किया या जिम भी नहीं ज्वाइन पर करें, घर पे ही हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो उनके लिए आप एक डाइट, उनके लिए एक बैलेंस डाइट क्या होनी चाहिए? सी नॉर्मल जो लोग होते हैं जो वर्कआउट करते भी नहीं है, उनके लिए भी मिनिमम 0.8 इंटू योर बॉडी वेट इतने अमाउंट में प्रोटीन की जरूरत होती 0.8 इंटू है, योर बॉडी वेट, इंटू माई बॉडी वेट। या ओके, यानी 30% 30% के आसपास अप्रोक्सीमेटली आपका बॉडी वेट के हिसाब से। ये लोग जो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। हाँ, वर्कआउट नहीं करे, कुछ भी वर्कआउट नहीं करे, जस्ट टू मेंटेन उठने बैठने की ताकत, जो आपको उठने के लिए, चलने के लिए, स्टेयर क्लाइंब करने की जरूरत होती है ना, उतने मसल मेंटेन करने के लिए इतना मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रोटीन की जरूरत होती है। मीन्स आप अगर आपका 50 किलो बॉडी वेट है तो उसका 30%, हाँ दैट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट नॉन वर्कआउट पर्सन। ओके, वर्कआउट पर्सन के लिए चेंज हो जाता है, पर बॉडी वेट 1 ग्राम से लेके 1.25 2 ग्राम तक जाता है, डिपेंड इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट, तो वो स्लोली बढ़ेगा। पहले फेज में सिर्फ जितना बॉडी वेट है उतना ही प्रोटीन देंगे उनको, यानी 50 kg तो 50 ग्राम प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट उसके उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से, उनका फिजिकल मूवमेंट ज़्यादा होगा तो कार्बोहाइड्रेट 1.2 ग्राम देंगे, फिर फैट 30% रखेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक अच्छा न्यूट्रिशन सेटअप करके देगा आपको या बता देगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप अभी इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, करेक्ट। अच्छा, आप देखो कि रिक्वायरमेंट ऑफ डेली प्रोटीन, डेली फाइबर, डेली ये, तो उसकी हिसाब से फूड सिलेक्ट करो, फाइबर किस में होता है, प्रोटीन किस में होता है, देख लो। तो इजीली गूगल करके भी आप समझ सकते हो, अगर आप आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं बढ़ सकते। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप किसको फॉलो कर रहे हो। वहाँ पे एक बंदा है जिसने 30 साल का काम किया मेरे जैसा, 15 सर्टिफिकेशन किए और सब टाइप के लोग हैंडल किया। और वहाँ पे एक और एक बंदा है जिसने 30 साल काम किया पर सिर्फ वेट ट्रेनिंग पे काम किया है और उसमें प्रोग्रेस कुछ नहीं किया वहीं पे। आप अगर उसको फॉलो करो तो आपको उसकी तरफ नॉलेज मिलेगा। तो किसको फॉलो कर रहे हो पहले देखो, उसका खुद का क्वालिफिकेशन क्या है, उसने खुद कितने बार वेट गेन किया है, लूज किया है, कितने लोगों को हैंडल किया, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी हैंडल किए, ऐसे ट्रेनर को फॉलो करो। गलत लोगों के फॉलो करोगे तो आप यू एंड अप विद इंजरीज, यू विल नॉट सी एनी रिजल्ट।
ऐसे, बिकॉज मैंने बोला ह्यूमन और डाइट भी काम नहीं करेगा काम आपके लिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट, आई टोल्ड यू ना। अब वो ये तो जेनेटिक बताया एंडोमेट्रियल, उसके बाद बॉडी अडेप्टेशन अलग theory है, जिसमें सर्टेन पीरियड के बाद वर्किंग आउट लॉन्गर पीरियड बॉडी रिएक्ट नहीं करती, बॉडी रिएक्ट नहीं करती। नहीं करती। सब जो अभी फर्स्ट डे में मैंने आपको एक स्क्वाट करवाया, बट आप देखोगे 2-3 स्क्वाट करने में या हाफिंग एंड पफिंग, आपको तकलीफ हो रही है, आपका एफर्ट बहुत जा रहा है, यानी आप मैक्सिमम कैलोरी बर्न कर रहे हो। 1 महीने के बाद आप 25-50 स्क्वाट इजीली कर लोगे। तो पहले दिन में आपने भले 10 किया होगा, 10 में आपने 100 कैलोरी बर्न किया। हम्म। उसी बाद वही 10 काउंट में 1 महीने के बाद आप नॉट इन बर्निंग 1 कैलोरी, बिकॉज यू फिट फॉर दैट थिंग। वो अडॉप्ट कर ली, बॉडी फिट हो गई ना, तो एफर्ट नहीं जा रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये लॉन्गर पीरियड वर्कआउट के लिए मायने रखती है। तो इसलिए बोलते हैं ना कोई कि अरे मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपकी बॉडी यूज्ड टू हो गई। तो आपको समथिंग डिफरेंट करना पड़ेगा जिसमें आपका एफर्ट जाए और बॉडी फिर से रिएक्टिव रहे, या फिर 2 कदम पीछे आके फिर से वापस जाना है। आप जहाँ पे 6 दिन वर्कआउट कर रहे हो, सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करो 1 महीना, फिर 1 दिन ऐड करो 4 नहीं, ऐसे ग्रेजुअली ऐड करो। सब चीज़ें एक साथ ऐड मत करो कि आपके पास बाद में कोई वेपन बचे ही नहीं यूज करने के लिए। सर आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग नंबर ऑफ मील्स बहुत लिमिट कर रहे हैं, 2 मील्स अ डे, 1 मील अ डे तक जा रहे हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अनहेल्दी होता है। आई माइट बी रॉन्ग कंप्लीटली, बट मेरे हिसाब से 1 मील अ डे बहुत गलत है, क्योंकि आप वो एक मील में अपने बॉडी को सारी चीजें नहीं डिलीवर कर सकते हो, और शायद आपकी बॉडी उस एक मील की वजह से फैट स्टोर करना भी बहुत शुरू कर देती है, या बहुत अनहेल्दी हो जाती है कि वो आप बहुत ही वेट लॉस तो दिखता है, क्योंकि वो आपके मसल्स में से जो फैट सेल्स हैं उसमें से सब कुछ अपने आप को चलाने के लिए यूटिलाइज कर। नहीं ऐसे कैसे होता है, देखिए अगर आप कोई एक मील पे जा रहे हो, तो ये डिपेंड होता है आपका लाइफस्टाइल क्या है। आप 1 मील पे जा रहे हो और बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, सप्लाई कम है। क्या होगा, आप प्रोटीन आपने आर्म्स कर लिया, बॉडी लेग्स से प्रोटीन निकाल के यहाँ पे यूज़ कर ली, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ हो रही है, लेग्स में ड्रॉप कर ली। कैल्शियम लेग्स से निकाल के यहाँ पे यूज़ करेगी, वर्किंग मसल के लिए यूज़ करेगी, तो वहाँ का लेग्स का कैल्शियम कम हो रहा है, आर्म्स का इम्प्रूव हो रहा है, यानी इफेक्ट करेगी एक बॉडी पार्ट को दूसरे से इफेक्ट कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसको रिक्वायर अमाउंट में प्रोटीन और कैल्शियम या अदर चीज़ें, अदर न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। ये इसकी वजह से क्या होगा, यू एंड अप विद द इंजरीज, इवन दो यू फॉलोइंग प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक, यू विल गेट द इंजरी, बिकॉज इंटरनली अपने आप को वीक कर रहे हो। तो ये टोटली डिपेंड होता है आपकी मूवमेंट, यानी आपके फिजिकल मूवमेंट कितना है, उसकी हिसाब से। सेकंड थिंग मैंने बोला, ह्यूमन बॉडी इज हाईली अडेप्टिव। आप 3 मील कर रहे हो, आप देखो 3 मील के बाद 3 मील कर रहे हो, वेट लॉस हो फर्स्ट फेज में, फिर 3 मील में पुट ऑन हो गया, तो आपने 2 मील कर लिया, तो फिर से वेट लॉस हो रहा है, फिर 2 मील में भी पुट ऑन होने लगा। ऐसे ह्यूमन बॉडी अडेप्ट कर लेती है। तो आपको क्या करना है, जब आप 4 मील कर रहे हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक, 1 मील कम करके देखो, वेट लॉस हो रहा है तो स्टे देयर। फिर क्या करो, आप 3 दिन वर्कआउट करो तो 4 दिन वर्कआउट करो, एक वेपन निकालो। जब अगर आपका काम स्टिक से हो रहा है तो गन मत निकालो, गन से हो रहा है तो मिसाइल्स मत निकालो। करेक्ट। कैसे वो रखो, जब जरूरत पड़ी तभी निकालेंगे। ये फिटनेस लाइक बॉडी बिल्डिंग और ये सब में एक वॉर ही है। इट्स लाइक अ वॉर। तो इसी तरह से इसमें भी करना होता है। और सेकंड थिंग, जैसे ही आपको लगा कि 3 मील करके आपका रिक्वायर जो टारगेटेड वेट लॉस है, फैट लॉस है, वो हो गया, स्टार्ट एडिंग अगेन 4 मील and make your body used to for 4 meal and maintain that thing। और जब फिर से वहां पे पुट ऑन होगा, फिर अगेन आप कम करो, फिर से 3 मील पे आ जाओ, या ताकि आप बॉडी को हमेशा वो यूज टू नहीं करो। यूज टू ना करो। हाँ, and आपका टारगेट पूरा हो गया, देन स्लोली ऐड करो। और 4 मील में आपके बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करो, तो आपका एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा। यू कैन, बिकॉज जितना खाओगे उतना एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा, यू कैन डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स। यानी जो डे टू डे एक्टिविटी में लगती है वो चीज़ें भी करोगे, वर्कआउट भी करोगे, और फैमिली के साथ जाना है, वहाँ पे डांस करना है, घूमना है, बहुत सारी चीज़ें करना है, वो भी इजीली कर पाओ। जो भी आपकी एंजॉयमेंट का हो गया विदाउट अगर वर्कआउट किया और थक गया, बाकी को मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, बिकॉज आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कैलोरीज को बहुत ज़्यादा, कि वो वहीं पे यूटिलाइज हो गया, अभी कुछ बचा ही नहीं है। अभी करने जाओगे तो मसल लॉस हो जाएगा, बॉडी मसल को बर्न करके उससे एनर्जी बना लेगी। ये बहुत चीज़ें हैं छोटी छोटी, जो एक अच्छा ट्रेनर अंडरस्टैंड करके आपको उसमें हेल्प कर सकता है। सर सप्लीमेंट्स की बात करें तो आज के टाइम पे, जब मैंने शुरू किया था वर्कआउट, उस टाइम पे एक वे प्रोटीन था जो एक रामबाण था कि कुछ भी होता है, वर्कआउट कर रहे हो तो अल्टीमेटली जाके वे प्रोटीन आप खाओ, तो आपके मसल बनाने में आपको हेल्प करेगा, वेट लॉस में भी हेल्प करेगा।
और आज जब कोई भी आप बड़े न्यूट्रिशन के दुकान में चले जाओ या ऐसे सप्लीमेंट्स की दुकान में चले जाओ, इतने ऑप्शंस आ गए हैं, क्रिएटाइन है, ग्लूटामाइन है, फैट लॉस पिल्स पता नहीं किस किस तरीके से, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, मतलब मैं बोलते जा सकता हूँ, वो 1 घंटे तक मैं सिर्फ देख सकते हो देख ही सकता हूँ और आपको बोल ही सकता हूँ कि ये चीजें। बट क्या इतनी सारी सप्लीमेंट्स की जरूरत है? छी, मैं आपको बोलता हूँ, देखिए सप्लीमेंट क्यों लगता है? बॉडी की रिकवरी पावर बढ़ाने के लिए। अगर रिकवरी पर आप नेचुरली रिकवर कर सकते हो, यानी एक पीस चिकन खा रहे हो सर्टेन अमाउंट ऑफ आपकी वेट वर्कआउट के हिसाब से, तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। ओके। जो चीज़ें फूड से नहीं मिलती है वो आप सप्लीमेंट से कवर करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और अंडे खा के पक जाते हैं, तो उनको अंडे नहीं चाहिए, कुछ तो दूसरा प्रोटीन चाहिए, तो वे प्रोटीन लेते हैं। वे प्रोटीन इसके लिए भी लेते हैं जिसको स्वीट क्रेविंग है, तो वो वे प्रोटीन थोड़ा स्वीट होता है और चॉकलेट वैनिला अलग अलग फ्लेवर में आता है, तो उसका स्वीट क्रेविंग भी उसमें पूरा हो जाता है। तो यू कैन कंट्रोल डाइट, कोई रॉन्ग स्वीट खा के या कोई फैटी चीज खा के अपने आप को पुट ऑन नहीं करेगा। थर्ड थिंग, वो इजीली डाइजेस्टिव भी है और इजी टू कैरी है। आप कहीं पे जा रहे हो, वहाँ पे कुछ भी फूड अवेलेबल नहीं, आजू बाजू फैटी फूड है, जंक फूड है, गंदा है, हाइजीनिक नहीं है, तो आप वे प्रोटीन कैरी कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। तो उन 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 सहूलियत के हिसाब से इसे बनाया गया है, ना कि आपको लेना ही है कंपल्सरी, पर ऐसी ज़रूरी नहीं है। ये लोग जो लेते हैं वे प्रोटीन और ये सब, क्या आगे चल के उनकी हेल्थ या बॉडी में जो एडवांस स्टेज पे ऑफ लाइफ में अफेक्ट नहीं करेगा? नहीं, किसी कैसे हो सकता है? मैं खुद 30 साल से ले रहा हूँ, 30 ईयर्स से। मैं जब ट्रैवल करता हूँ तब मैं वे प्रोटीन लेता हूँ, जब मैं घर पे होता अगर मैं एक पीस चिकन खा रहा हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हुई तो मैं नहीं लेता। एंड 30 ईयर्स से मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड कीजिए। वे प्रोटीन क्या होता है? वे यानी कर्ड जो बनता है उसके वजह जो पानी होता है उसको प्रोसेस करके पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे आप मिल्क पाउडर पीते हो। ओके। इट्स अ फूड प्रोडक्ट। ओके। आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, लाइक आपने बोला फैट बर्नर्स। हाँ, एक फैट बर्नर आया मार्केट में सर, जो पता नहीं, ओजेम्पिक। ओजेम्पिक, वो हर इंसान आजकल जो भी देख रहा है वो ओजेम्पिक ओजेम्पिक ओजेम्पिक, ऐसा लग रहा है कि ये अलग ही कुछ रेवोल्यूशन हो रहा है, बट ये तो एक्चुअली केमिकल ही हुआ या कुछ ऐसे ही सिंथेटिक ही हुआ। हाँ, ओजेम्पिक जो है वो डायबिटिक क्योर के लिए यूज़ किया किया जाता है और उसका साइड इफेक्ट ये है, यानी उसका जो एक दूसरा बेनिफिट जो है वो फैट लॉस देखा गया है। तो अगर शॉर्ट समय में होता है। हाँ, मैंने फैट लॉस के लिए हेल्प करता है वो। तो इसलिए लोग अभी आप लोग तो ज़्यादा लेज़ी है। मैंने कहा कि उनको बैठे-बैठे चीज़ें चाहिए कि ईज़िली मिल जाए, कोई मूवमेंट करना ना पड़े, कुछ तो मेडिसिन या कुछ मैजिक पिल ले ले और उनका फैट लॉस हो जाए। अब ये मार्केट में आने की वजह से क्या हो गया, लोग वो शॉर्टकट ढूँढ रहे हैं। आपने बोला सर ये डायबिटिक है, डायबिटीज के लिए मेडिसिन है, पर जो इंसान डायबिटिक नहीं है वो भी ले रहा है, तो वो तो उल्टा हानिकारक हुआ आपकी नहीं, मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, 1-2-3 डॉक्टर लोगों के साथ भी मेरा डिस्कशन हुआ। तो अभी तक उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं गया है लोगों पे। यानी ये यूएस में अपने 2-3 साल 5-10 साल से लोग यूज़ कर रहे हैं। अपने यहाँ पे तो अभी-अभी आया है, बिकॉज़ शायद उसका प्रोडक्शन उतना नहीं था कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। बट नाउअडेज़ एवरीबॉडी इज़ टेकिंग, सब जगह अवेलेबल भी हो रहा है धीरे-धीरे। बट ये जब तक ले रहा है तब तक फैट लॉस दिखाई देगा, जैसे छोड़ दिए फिर से पुट ऑन होगा। तो टेम्परेरी है। तो मैं कहता हूँ ये साइंस में ऐसी चीज़ें आती है, वो कभी यूज़ करनी चाहिए। जो पर्सन इंडोमोर्फ टाइप ऑफ मैंने बॉडी है, वीक जेनेटिक वाला, कि जो 6 दिन वर्कआउट कर रहा है और स्ट्रिक्ट डाइट कर रहा है और हार्डली लूज़ कर रहा है, उसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो रहा है और लूज़ नहीं कर पा रहा है, उसे छोड़ रहा है, उनके लिए यूज़ कर सकते हैं उसको मोटिवेट करने के लिए फर्स्ट फेज़ में। उसको जो स्टार्टअप देने के लिए कि उसको जो रिएक्शन दिखाई दे जिससे उसको पॉजिटिव हो जाए और वर्कआउट की तरफ मोटिवेट हो। उन सब लोगों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं थोड़े दिन के लिए, एंड बैक टू वर्कआउट एंड डाइट कंटिन्यूटी में। पर क्या इसके बिना वर्कआउट और डाइट के साथ नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। इसलिए तो बोल रहा हूँ, जिनकी बॉडी पे रिएक्शन दिखाई नहीं दे रहा बहुत कुछ करके, यानी वो थक गए, तभी इसको आप यूज़ कर सकते हो साइंस में। ये फैट लॉस ज़रूरत सबको ज़रूरत होगी, बहुत ही ज़रूरत होगी, आपने सब ट्राइड एंड टेस्टेड किया तभी। हुँ। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरली भी कि अभी इतने सालों से लोग वेट लॉस नहीं कर रहे, इतने सेलिब्रिटी ने सिक्स पैक बनाए, अच्छी एक बॉडी बनाई है लोगों को मोटिवेट करने वाली, वो थोड़ी फैट बनने से बनाई है। हार्ड वर्क से कितने एथलीट नेशनल ओलंपिक लेवल तक गए, वो थोड़ी फैट बर्नर ले रहे हैं। उन्होंने एक्सरसाइज किया, अच्छा डाइट रखा, इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट बढ़ाई अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लाइफस्टाइल बनाया हाँ, उसको भी। और वो गुड लुकिंग बॉडी लेके आए, टॉप मॉडल बने, सुपर मॉडल्स बने हैं। ये सी कुछ भी लो,
डाइट तो आपको करना ही है। हम्म। तो डाइट और एक्सरसाइज के बिना तो कुछ पॉसिबल होना है, क्योंकि आपने वेट लॉस कर लिया तो क्या, सिर्फ वेट लॉस कर लिया तो क्या होगा, आपकी बॉडी से स्किन जो सैगी हो जाएगी, हम्म। फिर भी आप कपड़े नहीं निकाल पाओगे। सैगी स्किन बहुत ज्यादा गंदी लगती है कंपेयर टू टोनिंग के साथ फैट लॉस करना। टोनिंग आपको वेट ट्रेनिंग से ही आएगी। नहीं, पर जो इतने सप्लीमेंट्स है सर, वो क्या इतने सारे सप्लीमेंट्स की जरूरत है एक फैट लॉस जर्नी में या मसल गेन जर्नी में या जस्ट बेसिकली फिटनेस की जर्नी में? क्या ये जरूरी है नहीं, इतनी सारी चीजें लेना? सी डिपेंड। कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग का एक है कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो पैसा पंप कर रही हैं, प्रोडक्ट्स निकाले जा रही हैं जिनका शायद कोई रिसर्च इतने सालों का है नहीं। क्या 20 साल बाद 30 साल बाद क्या इफेक्ट होने वाला है किसी बॉडी में? जैसे आपने ओजेम्पिक की बात की, आपने बोला कि यूएस में कुछ 10 साल के आसपास, 10-15 साल की पहले, बट उसका रिसर्च तो है ही नहीं ना कि एक जो इंसान जो 30 साल की उम्र में ले रहा है, वो 60 साल की उम्र में उसका क्या इफेक्ट होगा उसे। क्योंकि 30 साल तो लिया उसने, 30 साल बॉडी यंग है, उसने कर लिया। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आजकल मार्केट में जिनका रिसर्च ही नहीं है। एक होता है ना कि 30 साल का रिसर्च है, 40 साल का रिसर्च है, तो हमें पता है कि ये लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप पे ये ट्राई किया तो 8 आउट ऑफ 10 को कुछ नहीं हुआ, वो 2 हो सकता है, वैसा वो कुछ भी निग्लिजिबल है, रिकवरेबल है। करेक्ट। ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं कर सकते। करेक्ट। तो वो सारी चीजें, पर आजकल जो बड़ी कंपनीज हैं वो प्रोडक्ट्स ऐसे पंप कर रही है मार्केट में और लोग खरीद रहे हैं क्योंकि कंपनी का नाम है और वो मार्केटिंग एक अफोर्ड कर सकते हैं, बड़े बड़े फेसेस लेके आते हैं। तो आगे चल के क्या होगा वो किसी को नहीं पता। सी मैं बताऊँ इसमें चीज़ें कैसी होती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप एथलीट हो हम्म। तो एथलीट लोग जो क्या करते हैं, वो और इंटेंस वर्कआउट करते हैं और सब चीज़ें करते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें वो फूड से कवर नहीं कर पाते, उनको बाहर से लेनी पड़ती है और सर्टेन अमाउंट में लेने से उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर हो जाता है या रिकवरी और इम्प्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से दे कैन परफॉर्म बेटर। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रोडक्ट निकाले हुए हैं, यानी इजीली अवेलेबल किए, जो फूड से भी आ सकता है बट फूड से आने के लिए टाइम लगेगा। और द अमाउंट व्हाट दे आर गिविंग थ्रू सप्लीमेंट विच इज यू कैन टेक फ्रॉम द फूड। लाइक वेजिटेरियन है, देखो वेजिटेरियन लोग अगर मूंग से 7 ग्राम प्रोटीन लेना होगा तो आपको इतना मूंग खाना पड़ेगा, वो पकने कर इतना हो जाएगा जो एक गो में आप खा नहीं सकते। खा भी लिया तो डाइजेशन ईजी नहीं होगा, कॉन्स्टिपेट रहेगा, गैसी फीलिंग होगा। तो वही चीज़ें वो लोग स्मॉल परसेंटेज में आपको दे देते हैं और इजीली डाइजेस्टिव ऐसे शॉर्टकट देते हैं। बट ये शॉर्टकट कहीं पे अपने बॉडी के अंदर इफेक्ट करते हैं, वो बॉडी का वो जो सिस्टम होता है डाइजेस्ट करके उस चीज़ को निकालना उससे उस पीरियड वो इफेक्टेड हो जाता है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी लेजी होती है, बाहर से कोई चीज़ मिल रही है अंदर का प्रोडक्शन कम कर देती है। इसलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अब विटामिन्स और ये सब ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं लिए। वो आपकी रिक्वायरमेंट है। ये एथलीट इनकी तो बात ही नहीं करें क्योंकि वो तो बहुत चीजें अफोर्ड भी कर सकते हैं, उनके पास तो पूरी टीम होती है। बट एक जो आम आदमी है जैसे मैं हूँ, आप तो ट्रेनर हो, आम आदमी के लिए भी जरूरत होती है, डिपेंड कि उसके फूड से उसको किस चीजें मिल नहीं रही है, उसको वो डेफिशिएट हो गया किस चीजों के लिए। अभी D3 जो सन से आता है, नाउ नोबडी गोज, एक कमरे में बैठते 14 घंटे 15 घंटे 10-15 साल तक, उनको पता नहीं 10-15 साल तक कितना लॉस हो गया D3, जिसकी उसकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो गया। और अभी पता चला कि आप स्टेयर क्लाइंब करते करते हेयरलाइन फ्रैक्चर होने के चांसेस है, इतना लो हो गया। तो उनको तो सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा इमीडिएट बेसिस पे, कि सन में खड़े हो गए इमीडिएटली वो रिकवर नहीं कर सकते ना। तो वही चलो, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है साइंस की यूज करो। तो बेसिक अगर सप्लीमेंट्स आप आज कोई अपनी फिटनेस की जर्नी शुरू कर रहा है और उसने समझो नेचुरली थोड़ा सा 1-2 महीना काम किया है, बेसिक सप्लीमेंट्स अगर वो लेना चाहता है तो बेसिक सप्लीमेंट क्या लेना चाहिए और इसमें उसका काम हो जाएगा? नहीं मैं इसमें एक बात बताऊंगा, 2-3 महीने के बाद उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो एक फिश चिकन से कवर कर सकता है। बट कोई कोई लोग वेजिटेरियन है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। उनका प्रॉब्लम इसलिए होता है कि उनको क्वांटिटी में खाना पड़ेगा और प्योर क्वांटिटी में प्रोटीन नहीं मिलता है। तो उनको क्या करना चाहिए, मिक्स मैच करनी चाहिए, इसमें कंप्लीट अमीनो एसिड, यानी कंप्लीट जो 9 इसेंशियल अमीनो एसिड है वो कंप्लीट करने के लिए पनीर के साथ लेंटल मिक्स कर लिया, स्प्राउट मिक्स कर लिया, पैटीज बना लिया, या अमरत की रोटी बने उसके अंदर पनीर डाल दिया, स्टफ पनीर कर लिया। ऐसे मिक्स मैच करके यू कैन रीच नियर बाय दैट इसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे करके अपने आप को फिल कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, देन यू कैन ऐड सप्लीमेंट, या यानी आप कभी ट्रायल कर रहे हो, तभी आपको वहाँ पे फूड का पता नहीं है, तो आप उस टाइम पे इसको यूज कर सकते हो। वैसे जरूरी नहीं है कि सप्लीमेंट्स लेना ही है। हाँ,
अगर नेचुरल फूड से कवर कर सकते हो तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही या अनलेस यू एनी डेफिशिएंसी या कोई मेडिकल इश्यू है जिसकी वजह से आपको लेना है या कोई एलर्जी की वजह से आप सर्टेन फूड नहीं ले पा रहे हो जिसकी वजह से वो डेफिशिएंसी हो रही है, हम्म, देन यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। हम्म। जो आपको डाइजेस्ट या बहुत ज़्यादा कम हो गई है, देन यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्स। तो आपका एडवाइस ये है कि जस्ट बिकॉज सब ले रहे हैं और ये फैशन है या ट्रेंड है या कूल है सप्लीमेंट्स लेना, कि आपके कैबिनेट में भरे हुए हैं हर जगह, पैसा सिर्फ आपके पास पैसा है आपके पास, तो बस ये क्योंकि आजकल चल रहा है तो उस वजह से नहीं लेना चाहिए। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत है नहीं है, आपका वर्कआउट क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, ये सब देख के आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और लेने में भी क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना प्रॉपर एडवाइस के साथ। सर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात करते हैं, जो बहुत लोगों को लगता है कि अ, करते हैं पर बात नहीं करते हैं उसके बारे में, मीन्स स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर जितना पढ़ा जाए कम है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के हार्मोन्स के साथ खेल रहा है। किसी को मसल गेन कर रहा है तो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, किसी को वेट लॉस करना है तो उसके लिए अलग स्टेरॉइड्स है। बट स्टेरॉइड्स एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, और क्यों एक इंसान को नहीं लेना चाहिए? एथलीट की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो तो उनके चेक्स एंड मेजर्स अलाउ नहीं होता। अलाउ नहीं होता, बट हमसे एथलीट की नहीं बात करते, क्योंकि हम जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो युवाओं को देना चाह रहे हैं, जो अब जिम में जाके दूसरों की बॉडी देख के वो चाहते हैं कि यार मेरी भी बॉडी फटाफट बन जाए, ऐसे लेवल की बन जाए, ऐसे बन जाए, और वो लोग स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देते हैं। तो स्टेरॉइड्स होता क्या है और उसके बारे में कुछ बताइए। सी स्टेरॉइड क्या होता है? इट्स अ मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। आप जब स्टेरॉइड लेते हैं आपकी बॉडी 10 टाइम फास्टर हो जाती है मसल रिकवरी के लिए, 10 टाइम फास्ट रिकवर करती है, जिसकी वजह से 2-3 महीने में शेप चेंज होता है, यू गेट मोर मसल। बट वो कभी होगा जब स्टेरॉइड लेके और हाई इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट और प्रॉपर डाइट करोगे तो नहीं। आप कुछ भी लो, डाइट एंड एक्सरसाइज आपको जरूरी है। सिर्फ स्टेरॉइड से मसल नहीं बनेगी, उससे सिर्फ चीज़ें फास्टर होगी, यानी जो आप चीज़ करो उसको ज़्यादा सपोर्ट करेगा टू बिल्ड अप फास्टर, रिकवर फास्टर। उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। बट ये क्या होगा, आप जैसे बाहर से लोगे, ये मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इंटरनली अंदर बॉडी, ह्यूमन बॉडी में हाईली एडेप्टिव होती है। बाहर से मिल रहा है तो बॉडी लेजी होती है, अपना अंदर का प्रोडक्शन कम करेगी। और आप कंटिन्यू लेते रहो, क्या होगा, अंदर का प्रोडक्शन धीरे धीरे इतना कम हो जाएगा कि इसके सिवा आपकी बॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी। और उस पीरियड में आप देखोगे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना लो हो गया है कि यू आर नॉट गेटिंग इरेक्शन एज वेल। नॉट गेटिंग इरेक्शन आल्सो। या ओके। सो तब जाके आपको स्ट्रेस होगा, अरे एज अ मैन इफ आई कांट फुलफिल दिस थिंग देन व्हाट टू डू। और फिर तब सोचिए अब इसको कैसे वापस रिकवर करो। एंड उसमें डिपेंड होता है एवरी इंडिविजुअल, हाउ फास्ट एंड लो, हाउ मच टाइम विल टेक टू रिकवर दैट। तो बेसिकली ये स्टेरॉइड बेसिकली मेल हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो मसल और वो जब आप बाहर से आप ले रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी समझो एक लेवल तक प्रोड्यूस कर रही है, और फिर आप इंजेक्ट कर रहे हो बाहर से अलग अलग किस्म के जो भी आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स होती है, या जो भी आपके ट्रेनर्स आपको एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी रिजल्ट दिखाना होता है। क्योंकि मैंने कई बार देखा कि ट्रेनर्स को रिजल्ट दिखाना है ताकि वो और क्लाइंट्स उठा सके, तो वो अपने क्लाइंट्स को स्टेरॉइड्स देते हैं, या मैंने जो मेरे हिसाब से गलत है, होना नहीं चाहिए। गलत ही क्योंकि अब कुछ भी अगर जो सिंथेटिक होता है, स्टेरॉइड सिंथेटिक ही होता है, सिंथेटिक अपने बॉडी में डाल रहे हो, आप अपने बॉडी को हानि ही पहुंचा रहे हो। बराबर। उस टाइम पे आपको नहीं पता चल रहा है, पर आगे चल के हानि होनी ही है। एम आई राइट? या परफेक्ट। सी जब आपने बोला ट्रेनर लोग सजेस्ट करते हैं, मैंने बहुत सारे ट्रेनर को देखा है, वो 6 पैक लोगों को लालच देते हैं, आपको 3 महीने में 6 पैक दे दूंगा, 3 महीने में फैट लॉस दूंगा, आपको आपकी बॉडी जॉन अब्राहम के जैसे बनाऊंगा, ऋतिक रोशन के जैसे बनाऊंगा, ऐसे अलग अलग एक्टर का नाम लेके उनको। क्या जॉन ने, आप जब जॉन को ट्रेन करे थे, क्या जॉन ने स्टेरॉइड्स लिए? आप अभी लोग, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जानना चाहते हैं। अब्राहम जो है टॉप मॉडल था पहले, जब जब से वो इंडस्ट्री में आया है। मैंने बोला मेजम ऑफ टाइप ऑफ बॉडी जो इजीली रिएक्ट करती है। आप थोड़ा भी इवन गलत वर्कआउट भी करो, थोड़ा बहुत भी डाइट करो, यू विल गेट वेरी गुड। और उनको अगर अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो और बेटर बन जाते हैं। उनको इन चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनकी बॉडी वैसे भी रिएक्टिव है, वो नेचुरल एथलीट उनकी बॉडी रिएक्ट करती है।
वो पहले से मॉडल था और मेरे कांटेक्ट में आने के बाद मैंने उसको और अच्छी तरह से ढाला, उसकी बॉडी के हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया और हम लोगों ने और अच्छी बॉडी बनाई जो एक बेंचमार्क बन गई। लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। फोर्स में अलग बॉडी बनाई है, रॉकी हैंडसे में अलग बॉडी बनाई है, फोर्स 2 सेकंड। अभी तक मैंने उसको 10 साल तक ट्रेन किया डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कभी-कभी तो इंजर्ड भी हुआ था, यानी उसके पीछे 3 महीने का गैप हुआ। इंजर्ड में सीवियर इंजर्ड, नी सर्जरी हो गई। मुझे फिर से 3 महीने के अंदर उसको रिकवर करना है, वैसी बॉडी बनाया और फिर कंटिन्यूटी देना है, व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज़ अभी पता नहीं उसकी बॉडी फिर से वो रिएक्ट कर पाएगी। इंजरी के बाद बॉडी अलग हो जाती है, मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्लस उतना मोटिवेशन फिर से चाहिए वो रीच करने के लिए। बट हम लोगों ने किया है बहुत सारे बोन में, बिकॉज़ उसकी बॉडी मेसोमॉर्फ थी, रिएक्ट करती थी नेचुरली। तो वी डिड एवरीथिंग नेचुरली, रियली गुड थिंग। नेचुरली या कभी भी आपके होते हुए तो नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, जरूरत ही नहीं। ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज़ उसकी बॉडी रे सी मैंने ऐसे बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट है और सडनली सिक्स पैक लेके आ जाते हैं। मस्ट बी दे टेक दिस सपोर्ट। उनकी रिक्वायरमेंट थी ये कैरेक्टर के लिए, इतने महीने का उनके पास टाइम पीरियड कम था, तो उन्होंने उस चीज़ को यूज़ कर लिया होगा। आई डोंट नो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का नहीं बहुत बता नहीं रहा, बट ऐसी चीज़ें होती है। लोग करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी मर्जी होती है, उनके पास साइंस अवेलेबल होती है, उनके ट्रेनर उनको सजेस्ट करते हैं कि शॉर्ट टाइम में मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँगा। वो गलत है बिकॉज़ इसका साइड इफेक्ट बहुत है, कैंसर होने के चांसेस होते हैं। स्टेरॉइड से हाँ, लिवर किडनी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, एक्ने होता है, हेयर लॉस होता है, वॉइस चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो किसी को ये चीज़ें क्या हुआ, एक सर्टेन कंडीशन में ह्यूमन बॉडी के लिए आई हुई थी, जहाँ पे लो रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी का, नहीं कैंसर में उनको स्टेरॉइड दिए जाते हैं कैंसर पेशेंट लोगों को, कि वहाँ पे रेजिस्टेंस पावर ही नहीं है तो रेजिस्टेंस पावर बढ़ाएंगे। तो इसका फंक्शन अंडरस्टैंड करके लोगों ने अपने आप को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसको यूज कर लिया। मिसयूज बेसिकली साइंस को use मिसयूज किया है। तो आपके हिसाब से स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। ना, जैसे फैट बर्नर भी है, कोई फैट बर्नर ऐसे है जो एडिपोज टिश्यू को कम करते हैं, जो फैट स्टोर करने का, कौन से टिश्यूज? एडिपोज टिश्यू एडिपुश। या एडिपोज टिश्यू जो फैट स्टोर करते हैं, ओके। जो थायराइड वालों को ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से दे पुट ऑन मोर फैट। तो उनके लिए टैबलेट आया हो गए, कुछ टैबलेट आते हैं जो उस एडिपोज टिश्यू को कम करे, जो उनको कंट्रोल कर सके, उनका जो फैट परसेंटेज जो बढ़ रहा है उनको कंट्रोल कर सके। तो लोग वो देखते हैं और वो फैट टिश्यू को कम करने की कोशिश करते हैं। सम फैट बर्नर ऐसे होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, जिसकी वजह से हार्ट ज़्यादा पंप होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है, एंड दैट गिव फैट बर्निंग। एंड टेम्परेचर बढ़ने के फैट मेल्ट फास्टर होता है, एंड वी कैन यूटिलाइज इन एक्सरसाइज एज एनर्जी। यानी एक्सरसाइज तो करना है ही। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यानी फंक्शन अंडरस्टैंड करके पीपल आर यूजिंग दैट फॉर ओन बेनिफिट इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, विच इज सिया जी इतना ले सकते हो, इतना नहीं ले सकते, बहुत सारी चीज़ें उसमें कॉम्प्लिकेशन, वी कैन डिस्कस दैट थिंग करेक्ट बिकॉज वी आर नॉट मोटिवेटिंग ऑल दिस थिंग्स। करेक्ट। यही है ना सर, सोशल मीडिया आजकल इतना हो गया है कि लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि ये सेलिब्रिटी ऐसा दिख रहा है या ये एथलीट ऐसा दिख रहा है या ये ऐसा दिख रहा है, पर वो ये नहीं देख रहे हैं कि शायद उन्होंने सच में इतने साल लगाए हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, पर उनको क्विक रिजल्ट चाहिए तो वो बह जाते हैं ओवर सप्लीमेंट, ओवर स्टेरॉइड्स बेसिकली, नॉट इवन ओवर स्टेरॉइड्स लेना। मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, पेशेंस दो, क्योंकि वो बॉडी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। करेक्ट। या बिकॉज ऑल दिस बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज, रॉन्ग गाइडेंस, यानी भले वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या रॉन्ग ट्रेनर के थ्रू, रॉन्ग गाइडेंस इज रॉन्ग गाइडेंस। हाँ, रॉन्ग गाइडेंस जो है, इसलिए गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके थ्रू जा रहे हैं। इसमें मैंने बोला ना, फर्स्ट फेज में आप रुको 3-4 महीना, थोड़ा पैसा जमा करो, एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए ट्रेनर को हायर करो, अंडरस्टैंड कर लो एवरीथिंग, एंड फिर उसके बाद आप अपने आप को एजुकेट कर लो अपने आप को। और सर आप अपने आप को हर चीज़ के लिए एक सर्टेन एजुकेशन की जरूरत होती है, राइट। तो बेसिक एजुकेशन ले लो उसके पास से एज ए लर्निंग के हिसाब से, एंड देन स्टार्ट योर ओन जर्नी। एटलीस्ट कुछ गलत करके इंजर मत करो अपने आप। सब प्रेगनेंसी में वर्कआउट, बिकॉज आपने आई एम श्योर बहुत सारी लेडीज को भी ट्रेन किया है, तो ये सवाल मैं उनके लिए पूछना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी में वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। क्योंकि हाल ही में मैंने एक सोशल मीडिया पे मैंने पर्सनली एक वीडियो देखा था कि एक प्रेग्नेंट महिला, फॉरेन की थी ऑफ कोर्स, वो स्नैच, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, प्रेगनेंसी के हिसाब से काफी इंटेंस लग रहा था उनका वर्कआउट। एंड उन्होंने कहा कि मेरी फर्स्ट डिलीवरी भी बहुत कंफर्टेबल हुई, मेरी सेकंड डिलीवरी भी बहुत कंफर्टेबल हुई।
पर ऐसे मैंने देखा है कि इंडियन लेडीज में भी जिन्होंने इसको फॉलो करने की कोशिश की है या थोड़ा इंटेंस जाने की कोशिश की है, उनको कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, यहाँ तक कि मिसकैरेजेस भी हुई हैं। तो एक प्रेग्नेंट औरत को फिट रहने के लिए और एक 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 अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे या क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अभी आपने बोला एक फॉरेनर लेडी को दिखा, वो स्नैच कर रही है, डेडलिफ्ट कर रही है, हेड स्टैंड कर रही है, बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रही है एजीडी वाले। वो जो वर्कआउट वो कर रही है, मे बी दैट वर्कआउट उसका 10% होगा विच शी वाज डूइंग बिफोर, यानी बिफोर प्रेगनेंसी। बिफोर प्रेगनेंसी मस्ट बी उससे बहुत ज़्यादा इंटेंस कर रही होगी, 9 यानी 10 टाइम इंटेंस वर्कआउट कर रही होगी। वो उसके लिए अभी लाइट वर्कआउट है जो अभी कर रही है। हाँ। अपने के वुमन जो वर्कआउट ही नहीं करते और सडनली प्रेगनेंसी वर्कआउट स्टार्ट करेंगे कि फैट ज़्यादा पुट ऑन ना हो, ऑब्वियसली दे विल गेट कॉम्प्लिकेशन बिकॉज दे आर नॉट फिट ऑलरेडी। तो सडनली फिट होने जाएंगे वो पीरियड में जहाँ पे आपकी बॉडी थोड़ी सी चेंज हुई है एंड वो बहुत डेलिकेट है उस पीरियड में, तो आपको प्रॉब्लम हो गया। तो इट्स ऑल डिपेंड, सामने वाला रेगुलर बेसिस पे वो वर्कआउट जो 1.5 घंटा वर्कआउट कर रहा था उसका ये 10% है, यानी 100% का 10% है। तो उसके लिए वो ईजी है, वो चीज़ वो कर सकता है और अपने आप को मेंटेन कर सकता है। बट इसने कभी वर्कआउट नहीं किया, उसके लिए अलग वर्कआउट आते हैं विद द गाइडेंस, वेरी स्मॉल एंड स्मॉल वर्कआउट जो उनका डिलीवरी ईजी करवाए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी बढ़ाए, प्लस जो लोड आता है प्रेगनेंसी की वजह से बैक पे, नी पे, उनसे होने वाली है, उनके जो कैल्शियम लॉस हो रहा है उनसे होने वाली इंजरी से बचाए, एक सर्टन मसल ग्रुप को स्ट्रेंथन करे जो वो चीज़ें आसान कराए। क्या योगा भी हेल्प करता है इसमें? आपको सी हर चीज़ के लिए अलग टाइप के मूवमेंट होते हैं, यानी प्रेगनेंसी में जो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो साइड में रख के उसके लिए एक सर्टन ग्रुप ऑफ वर्कआउट का किया जाता है जो कंफर्टेबली कर सकते हैं और वो जो पुट ऑन हुआ है उसको हैंडल कर सके स्पेशल, क्योंकि पेट ज़्यादा आने की वजह से अभी वो पैर स्ट्रेट नहीं रख पा रहे, उनको ऐसे रख पा रहे, ग्राइन फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या ग्राइन मोबिलिटी चाहिए एंड चलने का स्टाइल, फिर बैठते उनको वो एडजस्ट करके बैठना है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए इस कंडीशन में कि वो कंफर्टेबली मूवमेंट कर पाए, डे टू डे एक्टिविटी कर पाए, वो अलग ग्रुप ऑफ वर्कआउट होता है जो उनको ईजी करवाए चीज़ें इन इस दिस कंडीशन में, या ये जो पेट इतना बड़ा सडनली ऊपर आया है उसको हैंडल करने के लिए एंड प्लस वेट भी ना पड़े एंड प्रेगनेंसी और थोड़ा ईजी हो जाए। तो अब प्रेगनेंसी में प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट नेटल के बारे में आप क्या एडवाइस देंगे? प्री एंड पोस्ट दोनों कंडीशन अलग होते हैं। पोस्ट नेटल क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम लॉस होता है, मोस्ट ऑफ द वुमेन में देखा है नेक, नी, लो बैक पेन होता है। और स्पेशली उनका वो जो सैगिंग स्किन होता है, बिकॉज जो वो स्ट्रेच हुआ है स्किन, वो उनको उससे बहुत दिक्कत होती है और वो बहुत कॉन्शियस होते हैं उससे। और कोई लड़के लेडीज को मैंने देखा वो गिव अप कर देते हैं, बोला अभी तो हो गया, नाउ आई कैन कम बैक। नहीं, कोई भी कम बैक कर सकता है। शिल्पा शेट्टी के हमने 3 महीने 34 kg फैट लॉस कराया, जेनीला को मैंने पोस्ट प्रेगनेंसी ट्रेन कराया, देयर इज सो मेनी अदर एग्जांपल, आई ट्रेन देम एंड दे बैक टू बेटर देन बिफोर। हर चीज़ पॉसिबल है अच्छे स्लो एंड स्टेडी वर्कआउट से, एंड जो उसकी वजह से कैल्शियम लॉस होने की वजह से जो नी, लो बैक है उससे भी इम्प्रूव हो जाते हैं एंड यू कैन बी मोर फ्लेक्सिबल, more mobile and more strong than before. एंड लुक आल्सो फिट। Look also fit. ये सब चीज़ें पॉसिबल है, जैसे आपको स्टार्ट करना है, गाइडेंस लेना अच्छा, आपको वेज भी मिलते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है हर जगह पे, सिर्फ ढूंढो उसको और उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो किसको फॉलो करना है, किसको नहीं फॉलो करना है, एंड यू कैन अचीव ऑल दिस थिंग्स। लवली सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन में ट्राई कर रहा हूँ आपके साथ, ब्रेक द मिथ। ठीक है, मेरे पास ऐसे कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री की हैं, जिसको मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ब्रीफ में और अच्छे से समझा दें। पहला मिथ है कि आप मोटापे को मसल में कन्वर्ट कर सकते हो, फैट इनटू मसल कन्वर्ट कर सकते हो। देखो, फैट सेल्स, मसल सेल्स दोनों डिफरेंट है, इंटरचेंजेबल नहीं है। समझिए यहाँ पे 25 फैट सेल है, फिर 25 मसल सेल्स है। जब वो एक्सरसाइज करते हो मसल सेल बढ़ते हैं, फैट सेल डिक्रीज होते हैं, और वो सेल्स का काउंट वहीं पे है, जिसके वजह से आपको शेप आता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, सब कुछ। जैसे आप वर्कआउट स्टॉप करोगे और कंटिन्यू स्टॉप ही करोगे और रॉन्ग ईटिंग करते होगे, फिर से मसल ड्रॉप करोगे, लैक ऑफ वर्कआउट, एंड फैट बढ़ते जाएगा और शेपलेस हो जाओगे, और बस स्टेमिना, टोनिंग सब कुछ चला जाएगा। तो ये इंटरचेंजेबल नहीं है, सिर्फ कम ज़्यादा होते हैं। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करें तो कंटिन्यू इंप्रूव होते जाएंगे और फैट परसेंटेज कम ही रहेगा। तो इसको मेंटेन करना, आपको एक्सरसाइज करना है और अच्छा डाइट करना है। ओके। दूसरा है वेट उठाने से
औरतें बल्की हो जाती हैं ज़्यादा और इसलिए उनको वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। ये टोटली रॉन्ग है बिकॉज सी फीमेल हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से दे पुट ऑन मोर फैट सेल्स, उनमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है जो फैट ज़्यादा पुट ऑन करता है, जिसकी वजह से दे आर सॉफ्टर देन मेल। और नेचुरली वो वैसी बॉडी भगवान ने बनाई है कि वो अट्रैक्टिव रहे, यानी डिफरेंस है मेल और फीमेल में। और उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है उनको, दे आर प्रोन टू इंजरीज बिकॉज उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना हाई नहीं है, इसलिए वो मसल पुट ऑन नहीं कर पाते। अगर वो वेट ट्रेनिंग करते हैं तो बिकॉज ऑफ वेट ट्रेनिंग टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बढ़ेगा और दे बिल्ड अप द मसल, एंड उस बिल्डअप मसल होने की वजह से वो उनके जॉइंट को सपोर्ट करेगा। और उनको जो प्रोन, इनका हिप बेल्ट भी बड़ा होता है, दैट्स एंगल ज़्यादा नी की तरफ होता है, जिसकी वजह से नी पे ज़्यादा लोड आता है। तो अगर मसल हो गए तो नी पे लोड कम आएगा और इंजरीज भी कम होगी। प्लस अगर मसल हो गए तो ही टोनिंग होगा और शेप आएगा, बॉडी को शेप भी उसी से आता है। और अगर वो नहीं करेंगे, सिर्फ वो उनका हार्मोन जो है उसकी वजह से पुट ऑन ही करते रहेंगे तो शेपलेस हो जाएंगे। तो उनको तो मेल से ज़्यादा जरूरी है वेट ट्रेनिंग करने की। इनफैक्ट मेल नहीं करेगा तो मतलब उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन है जो ऑटोमेटिकली थोड़ा तो बिल्डअप कर लेगा, के अंदर वो है नहीं। तो उनको ये वर्कआउट से बिल्ड करना। हाँ, वर्कआउट से बिल्ड करना पड़ेगा। ज़्यादा कार्डियो करने से ज़्यादा वेट लॉस होता है, ये एक और मिथ है। ये टोटली रॉन्ग है बिकॉज देखिए कैसे होता है, आप कार्डियो करते हैं आपको उतना शोर नहीं होता है, ड्यूरिंग द वर्कआउट यू बर्न कैलोरीज, फर्स्ट फेज में होगा, बाद में उतना कुछ नहीं, बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी। बट आप वेट ट्रेनिंग करते हो प्रोग्रेसिव तो आपको 2 दिन तक शोर होता है, तो आपकी बॉडी एक वर्कआउट की वजह से 2 दिन तक कंटिन्यू कैलोरी बर्न कर रही है। वो जो रिकवरी प्रोसेस चल रहा है, जो सोरनेस हो रहा है बॉडी में, उसकी वजह से, तो कहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट है आपको? तो बेसिकली अगर आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो तो आपकी कैलोरी बर्निंग उसी समय हो रही है, उससे बाद नहीं हो रही है। और वेट ट्रेनिंग में वो रिकवरी पीरियड 2 दिन हो, उसमें भी फैट लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा प्लस मसल आने की वजह से आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी बढ़ रहा है, क्योंकि मसल मेंटेन करने के लिए बॉडी कंटिन्यू कैलोरी खींचती है, यूटिलाइज करती है कैलोरीज को टू मेंटेन दैट मसल। तो आपका बैठे बैठे जो बर्निंग कैपेसिटी है, फैट बर्निंग कैपेसिटी, वो बढ़ गई बिकॉज ऑफ मोर मसल, मोर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म इज हायर। है। एक और मिथ है कि लंबे समय तक वर्कआउट करना, कि जिम में 2 घंटा 2.5 घंटा बिताना बेटर रिजल्ट्स देता है। नहीं, एक्चुअली देखा जाएगा तो टाइम भी मायने रखता है। जैसे मैंने कहा 1 घंटा वॉकिंग कर रहा है, इससे बेसिक रिक्वायरमेंट है ह्यूमन बॉडी, और फैट लॉस आपको करना है तो आपको 2 घंटा करना पड़ेगी। ऐसे जहाँ पे इंटेंसिटी कम है वहाँ पे टाइम बढ़ जाता है, ऐसे है। बट जरूरी नहीं है आपको कार्डियो 2 घंटा करने की जरूरत ही है। आप वेट ट्रेनिंग करो भी 10-15 मिनट में कार्डियो कर रहे हो तो वैसे भी 1 घंटा 10-20 मिनट में आपका फैट बर्निंग हो जाएगा, बिकॉज आपने सब पावर यहाँ पे लगाई, उसके बाद थकने के बाद आप कर रहे हो तो डायरेक्ट फैट बर्न होगा। तो जो लोग ऐसे जिम जाते हैं और 2-2 2.5 घंटे तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, फिर कार्डियो करते हैं, उनको लगता है कि बेटर रिजल्ट्स होंगे, वो जरूरी नहीं है। जो नहीं, फर्स्ट फेज में उनको मिलेंगे रिजल्ट। हाँ, फर्स्ट में बॉडी एग्जॉस्ट हो रही तो रिएक्ट करेगी, बाद में बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी। बाद में आप 2 घंटे से कम वर्कआउट करोगे तो यू स्टार्ट पुटिंग ऑन, क्योंकि आपकी बॉडी 2 घंटे का फैट बर्न करनी है, आपका स्टैमिना, आपका स्ट्रेंथ उतना बढ़ तो गया, आपने बॉडी को उतना यूज टू करा। यूज्ड टू करे ना, यहाँ पे एथलीट बना लिया बॉडी को 2 घंटे 3 घंटे परफॉर्म करने लायक। जैसे कोरियोग्राफर लोग का होता है, स्ट्रगलिंग पीरियड में 8-8 घंटे डांस भी करते, सब कुछ करते, और सडनली जैसे पैसा आ जाता है या फेमस हो जाते हैं, असिस्टेंट रख लेते। पर उन्होंने बॉडी को स्लो डाउन नहीं किया, यानी जहाँ पे वो 6 घंटा डांस कर रहे थे उनको पहले आना चाहिए 5.5 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, ऐसे धीरे धीरे बॉडी को फिर से वापस लाना चाहिए। सडनली जीरो नहीं करना चाहिए, यू विल पुट ऑन लाइक एनीथिंग। ये रीजन होता है पुट ऑन करने का बहुत सारी चीजों में, कि वो स्लो डाउन नहीं करते बॉडी को, सडनली वो चीज को छोड़ देते और जीरो कर देते। दैट इज द रीजन फॉर पुटिंग ऑन वेट, नॉट एक्सरसाइज छोड़ने की वजह से पुट ऑन हुआ है, किसी चीज की वजह से पुट ऑन हुआ। स्पॉट रिडक्शन, बहुत लोग आते हैं कहते हैं कि मुझे पेट कम करना है, या मुझे हिप्स से कम करना है, थाइज कम करनी है, कि मुझे बस उतना ही कम करना है, जिसे हम स्पॉट रिडक्शन कहते हैं। स्पॉट्स रिडक्शन ऐसे कहा गया, कहते हैं कि साइंटिफिकली स्पॉट्स रिडक्शन नहीं होता, बट स्पेसिफिक जगह पे आप मसल गेन कर सकते हो। बट फैट आपका ड्रॉप होगा जब अच्छा डाइट करोगे, तो फैट बर्निंग कम करोगे, यानी ज्यादा कैलोरी बर्न कर रहे हो और कम कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो, उसकी वजह से आपको ज्यादा फैट लॉस मिलेगा और आपकी बॉडी मसल जो अंदर अपने बिल्डअप पे विजिबल होगी। तो स्पॉट रिडक्शन कुछ नहीं होता। स्पॉट रिडक्शन एक जगह पे आप फैट लॉस नहीं कर सकते, आप वर्कआउट कर रहे हो जिसके मतलब आप कैलोरी बर्न कर रहे हो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी बॉडी पार्ट। एंड लेग्स वर्कआउट में आप 1000 कैलोरी बर्न करो 1 घंटे में, तो आप 1000 कैलोरी ओवरऑल बॉडी से आएगी। बट सिलेक्शन ऑफ वर्कआउट अगर गलत होगा, यानी आप आज 2 घंटे कर रहे हो, 2 घंटे भी करके आप 300 के ऊपर कैलोरी बर्न नहीं करोगे। नहीं, 2 घंटा देखिए आपने 300 कैलोरी बर्न किया, वही लेग्स आपने 1 घंटा देखिए 1000 कैलोरी बर्न किया, तो वेयर इज मोर फैट लॉस? लेग्स लेग्स में, कैलोरी तो ओवरऑल बॉडी से ही जाएगा।
और डिपेंड आपका स्टोर पॉइंट, वीक पॉइंट जहाँ पे वहाँ से कम ज़्यादा परसेंटेज होगा। बोलते हैं कि एम्प्टी स्टमक पे या बिफोर ब्रेकफास्ट वर्कआउट करना बेटर फैट बर्न करता है या बेटर रिजल्ट्स देता है। इट टोटली डिपेंड हाउ इंटेंस यू आर वर्किंग आउट। आपका इंटेंसिटी लो है यानी तो आप कर सकते हो एम्प्टी स्टमक, बट आप 200 किलो 300 किलो उठाना चाहते हो तो आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगा, बिकॉज प्री मील जो होता है वो एनर्जी के लिए ऐसे यूज करते हैं एंड पोस्ट मील रिकवरी के लिए यूज करते हैं ऐसे। सोयाबीन कहते हैं कि मर्दों को कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सोयाबीन एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन है उसको बूस्ट करता है। या ये सच है बात। सच है। या मैं न्यूट्रिशन कोर्स किया है, पिनिकल स्पोर्ट वेट मैनेजमेंट। इवन द न्यूट्रिशनिस्ट जो हमारे ट्रेनिंग में थे ACS में, अमेरिकन स्पोर्ट्स मेडिसिन, उन्होंने भी कहा है 2 सर्विंग आप ले सकते हो इन अ वीक इन अ वीक। उससे ज़्यादा लोगे तो इट्स रियली इफेक्ट्स। सोयाबीन कम ही खाना चाहिए, वो सही सही है, ये मिथ सही निकली। मिथ्स नहीं है, इट्स साइंस बिहाइंड इट। ओके। पर खा सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको अवॉइड ही करना है। दो खाना, दो से कोई इफेक्ट नहीं देखा गया। पर जो लोग रोज खा रहे हैं प्रोटीन के चक्कर में भी कहते हैं सोयाबीन ज्यादा प्रोटीन होता है, तो और अब शायद कुछ चेंजेस हुए हैं जिसमें से उन्होंने वो चीज़ को हटा के प्योर फॉर्म ऑफ सोयाबीन से प्रोटीन अलग किया है। अभी आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक दैट इज, बट ऐसी भी चीज़ें हो रही है मार्केट में। मॉर्निंग वर्कआउट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, इवनिंग वर्कआउट नहीं करता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप कोई भी टाइम पे वर्कआउट कर सकते हो, सुबह, शाम, रात को, दोपहर को, कभी भी। जब भी जो टाइम पे आप रेगुलर वर्कआउट कर सकते हो, दैट इज बेस्ट टाइम फॉर यू। जहाँ पे आप रेगुलर कर सकते हो, जहाँ पे आपका इरेगुलरिटी नहीं है, वो टाइम मत लो। रेगुलर टाइम लो जहाँ पे रेगुलर कर सकते हो। बॉडी अपने आप को ढाल लेती है, जो टाइम पे आप करोगे उस टाइम पे अपने आप एनर्जेटिक फील होगा। इनफैक्ट आप अदर कोई टाइम पे करने जाओगे तो आपको लो फील होगा, आपकी बॉडी यूज्ड टू इस टाइम पे वो एनर्जी रिलीज तो उसी टाइम पे रेगुलरली करना चाहिए, वो एक या बट आपको टाइम नहीं होगा तो कोई भी टाइम है, देयर इज सो मेनी पीपल तो अलग अलग टाइम पे तो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सुबह खाना है। नहीं, आप अपने बॉडी को ढाल सकते हो। ओके, सो ये मिथ है। मिथ है। लास्ट मिथ जो मैं पूछ रहा था, ये कार्ब्स खाना डेविल है बॉडी बिल्डिंग में या वेट लॉस में। नहीं, ऐसी जरूरी नहीं। आप कोई भी चीज़ अगर टोटली अवॉइड करते हो तो आपकी बॉडी उसके लिए सेंसिटिव हो जाएगी। आप उसको कम कर सकते हो, आपका अगर फिजिकल मूवमेंट कम है तो। टोटली अवॉइड मत करो। मैंने देखा बहुत सारे लोग हर चीज़ को टोटली, शुगर को टोटली निकाल देते हो। केमिकल वाला शुगर निकाल दो, आप देसी खान खा सकते हो, ब्लैक गोल्ड ले सकते हो, थोड़ा यूज टू लो। 1 या 2 चम्मच ले दो, क्लिनिकल भी अलाउड है। 1 या 2 चम्मच ऑफ टेबल स्पून शुगर अलाउड है। नहीं, सिर्फ केमिकली जो चीज़ें उसको अवॉइड करना है। रिफाइंड जो है उसको अवॉइड करना है। या आप बहुत ज़्यादा फैटी हो, देख सर्टन पीरियड के लिए आप उसको कम कर सकते हो, बाद में फिर से उसको आप ऐड कर सकते हो कि आपकी बॉडी शुगर के लिए यूज टू है। वैसे पता चला आपने शुगर खाया नहीं है और सडनली कहीं से शुगर आ गया, आपको खांसी हो गई। आपने ऑयल टोटली बंद कर लिया, यानी खा ही नहीं रहे हो, और अचानक कहीं से कहीं बाहर आपने फूड खा लिया, ऑयल आ गया, आपका गला पकड़ लिया, तो वो फिटनेस भी क्या काम का। तो आपको थोड़ा यूज टू होना चाहिए कि अगर वो उसको बॉडी बेयर कर सकती है। ऐसा ना हो कि आप इतना सेंसिटिव कर दो कि वो चीज़ अगर बॉडी में आ गई तो बॉडी ऐसा रिएक्ट करे कि आपको एडमिट करना पड़े। क्योंकि आजकल सर बहुत लोग जो हम इंडियन बॉडीज ग्लूटेन सेंसिटिव नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंट उस लेवल पे नहीं है जितने दूसरे कंट्रीज में है, पर आजकल ये नया आ गया है कि दूध पीना नहीं चाहिए या ग्लूटेन व्हीट में जो होता है वो नहीं खाना चाहिए, तो उस वजह से बॉडी ऑटोमेटिकली ग्लूटेन इनसेंसिटिव हो रही है या लैक्टोज इंटॉलरेंट हो रही है। ये सही है कि दूध और ग्लूटेन नहीं अवॉइड करना चाहिए इंसान को, कि ये क्या है? इस सब चीज़ें डिपेंड होती है आपके मूवमेंट पे एंड आपके लाइफस्टाइल पे। बचपन से आपने जो खाया है, अपने यहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग हैं। पंजाबी लोग घी ज़्यादा खाते हैं और वो बचपन से घी खा रहे हैं, पर उनका जो अमाउंट ऑफ घी खाने का परसेंटेज है वो महाराष्ट्र वाले नहीं खा सकते और उतना डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, और उनकी बॉडी जो रिएक्ट करेगी वो अलग रहेगी, उनकी बॉडी रिएक्ट करेगी अलग रहेगी फैट पुट ऑन करने में, तो उनकी बॉडी बचपन से यूज थी उस चीज़ को लेकर। और आप चीज़ें अवॉइड कर तो बॉडी सेंसिटिव हो जाती है। जो बचपन से रोटी खा रहा है, सिर्फ उसको अपने रिक्वायरमेंट के, अगर फैट ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो कम कर सकता है उस चीज़ को, तो टोटली अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। आप कार्बोहाइड्रेट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बच्चों को किस उम्र से वर्कआउट शुरू करना चाहिए? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में या दोस्तों के इन्फ्लुएंस में देख के वो लोग जल्दी वर्कआउट शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से
उनको बहुत तकलीफें होती हैं, हाइट स्टंट हो जाती हैं या कुछ, किस उम्र से एक बॉडी को वर्कआउट करना शुरू, अगर किसी ने वर्कआउट करना शुरू किया, वो सेफ है उसके लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत लोग अपने यहाँ पे सोचते हैं कि अगर मैं बच्चों को वर्कआउट करने, वेट ट्रेनिंग करने के लिए भेज दूँ तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगी, है ना, है वहीं पे रह जाएगी। ऐसे नहीं होता। आप अगर जंप कर रहे हो 10 फीट से या 5 बच्चे 10 फीट से 5 फीट से जंप करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है मसल पे, वो 10 किलो का जो स्क्वाटिंग कर रहे हो उतना ही है। तो स्क्वाटिंग करके जो इम्पैक्ट बॉडी पे वेट आता है और जो जंपिंग करने से वेट आ रहा है वो तो सेम। और वो जंप कर सकता है तो उतने अमाउंट में स्क्वाट क्यों नहीं कर सकते? और करना इज डिपेंड सामने वाला बच्चा कितना ये है। बट मोस्ट ऑफ लोगों को ऐसे स्पोर्ट टाइप ऑफ मूवमेंट देनी चाहिए, बिकॉज उनको वो एज में मोबिलिटी, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, ये चीजें बिल्डअप करनी होती है। तो ज्यादातर स्पोर्ट्स खेलने चाहिए rather than वेस्ट में ट्रेनिंग कर, हाँ, उनकी वो जो इम्पैक्ट बेरिंग कैपेसिटी बिल्डअप हो जाए, फुटबॉल खेल या क्रिकेट खेल क्रिकेट अपने आप को संभालने की कैपेसिटी, बैलेंसिंग जो पावर है वो इम्प्रूव हो जाए। एंड उसके साथ साथ उससे रिलेटेड अगर वेट ट्रेनिंग भी करते हैं थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। ऐसा कुछ लेनिंग, जैसे मैंने बताया, जंपिंग का इम्पैक्ट एंड स्क्वाट का इम्पैक्ट दोनों सेम एक सर्टेन अमाउंट हो। आप एक्सट्रीम थोड़ी उठाने जा रहे हो कि 100 किलो उठाने जाओगे बच्चों के साथ। पर वही है ना, बच्चे आजकल इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सोशल मीडिया पे अपने स्टार्स को या जिनको भी वो लुक अप टू करते हैं, बहुत कम उम्र से ही इंटेंस वर्कआउट शुरू कर देते हैं, हैवी वेट उठाना शुरू कर देते हैं। मैंने तो देखा है जिम में 10-10, 12-12 साल के, 11-11 साल के बच्चे वर्कआउट करने आ रहे हैं फुल फ्लेजेड। और उनकी हाइट किसी वो भी डिपेंड हो, यानी अभी कोई को बोलते हैं उनके बोलते हैं मेरी हाइट तो होगी इसमें वर्कआउट करो, ऐसे नहीं होता है। सी डिपेंड क्या होता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज आप कोई बच्चा खेल ही नहीं रहा है तो उसको जिम में जाके अपन बिल्डअप करवा सकते हैं, जो उसके एज के हिसाब से जो एजिलिटी, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ, स्टैमिना चाहिए। वी हैव टू टेक देम इन द जिम, बिकॉज वो खेल ही नहीं रहा है सिर्फ पढ़ाई में, उसको वहाँ पे बिल्डअप ही नहीं कर रहे। जो खेल कूद के बिल्डअप कर सकता है उनको वहाँ पे खेल में डालो, स्पोर्ट्स में डालो, बैडमिंटन खिलाओ, फुटबॉल खेलने भेजो, या जो, क्योंकि पहले जो गेम थे मैदानी गेम जो हम लोग खेलते थे, चोर पुलिस, लिगोर चाने, आबादुबी, ऐसे अलग अलग जंपिंग करने वाले मूवमेंट थे जहाँ पे हम लोग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो एज में वो सब बिल्डअप हो गई थी। इनकी बिल्डअप ही नहीं हो रही आज से, बिकॉज वो लोग कंटिन्यू स्टडी में होते हैं, आइदर टीवी देखते रहते हैं, आइदर वीडियो गेम में होते हैं, आइदर और 90 डिग्री में बैठते हैं। तो आज मैं जो अगर किसी को ट्रेन करता हूँ, 20 एज का बंदा या 16 एज का बंदा और 60 एज का, दोनों को सेम वे से ट्रेन करना पड़ता है। सिर्फ उनकी रिकवरी पावर डिफरेंट है। यंगर जल्दी रिकवर कर लेगा, ओल्डर थोड़ा 2 से रिकवर करेंगे। अगर मैं यंगर को एक पुशअप सिखाना है मेरे को 3 महीने लगेंगे, क्योंकि उनकी रिस्ट, एल्बो, शोल्डर बिल्डअप ही नहीं हुए, तो जो खेले कूद ही नहीं। तो बेसिकली जिम से पहले आप प्लीज गेम्स में इन्वेस्ट कीजिए। नहीं, जिम भी कर सकते हैं, बट जिम उनके लिए बहुत ये हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। खेल कूद, बट जिम में भी करना होगा तो उनको वो सब चीज ध्यान में रखकर बिल्डअप करना है, सिर्फ स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेट नहीं करना होगा। उनकी जो मोबिलिटी है, जॉइंट की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस, पावर, स्टैमिना, उन सब चीजों को मिक्स मैच करके, अलग टाइप के वर्कआउट आते हैं उनको मिक्स मैच करके उनको बिल्डअप करना पड़ेगा। तो जिम की वजह से हाइट कम हो रही है ऐसा कुछ नहीं है। फूड हैबिट, आपका फूड यानी रिक्वायर फूड नहीं रहेगा जो ग्रो होने के लिए जरूरी है, वो सब चीजें नहीं है। उनको अभी से आप हर चीज में रेस्ट्रिक्ट करवा रहे हो तो ग्रो नहीं करेंगे ऐसे। तो ऐसे कोई ऐसी एज लिमिट नहीं है कि किस उम्र से जिमिंग शुरू करनी चाहिए? तो सिलेक्शन ऑफ वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उनको ढालना है, उनकी जो रिक्वायरमेंट। जिम में अगर आके आप एरोबिक्स और ये सब ज्यादा कर रहे हो जिसमें जंपिंग और ये सब ज्यादा, एक सर्टेन लिमिट कर सकते हो, एक सर्टेन चॉइस से आप सब कर सकते हो। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, बहुत सारे अलग थिंकिंग है, बट मैंने देखा है लोग बिल्डअप करते हैं, बचपन से वेट ट्रेनिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट एक लिमिट में करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं अगर सुपर हेवी वेट करवाऊंगा ऑब्वियसली तो वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी उनकी जो एनर्जी है अगर वो लिमिटेड रहेगी तो स्ट्रांग पे डाइल्यूट हो जाएगी इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग पे। अगर बट उतना फूड खा रहे हो उतना देखोगे तो यू कैन ग्रो ऑल्सो। ऐसे एक लास्ट सवाल है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि ये ऑडियंस को भी आप बताएं, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्रिएटिव अवार्ड्स हुए थे तो मोदी जी ने एक चीज कही थी कि नींद के ऊपर कंटेंट बनाओ। स्लीप कितना इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल हेल्थ के लिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मेरे खुद की बात बताता हूँ। मैं बीच में 5 बजे से क्लाइंट कर रहा था,
and I'm working out twice a day. My diet also very good. Still, I seen put on stomach midsection. बहुत कोशिश की मैंने, वर्कआउट बढ़ाते चला गया कि और वर्कआउट करूंगा, पुट ऑन करूंगा, मेरे को डाइट पर डाइट करने लगा, कुछ भी किसी भी चीज़ का रिएक्शन नहीं आ रहा था, बिकॉज रिकवरी नहीं हो रही थी. रिकवरी जो होती है वो नींद में होती है. तो मिनिमम आपको 7 घंटा सोना चाहिए. जैसे आप 7 घंटा सोना स्टार्ट करो, आप देखोगे आपका वेट लॉस भी हो रहा है, आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन जा रहा है, आपकी रिकवरी फास्टर हो रही है. रिकवरी फास्टर हो रही है तो बिकॉज ऑफ मसल, मोर मसल, योर रेस्टिंग मेटाबॉलिटी भी ऑल्सो इंक्रीजिंग. आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो. ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे तो ज़्यादा फैट लॉस होगा. पुट ऑन नहीं करोगे, ज़्यादा एक्टिविटी कर पाओगे, चीज़ें कर पाओगे, तो ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होगी. आप ज़्यादा खा भी सकते हो बिकॉज यूटिलाइज भी कर रहे हो. तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कुछ भी करो, अगर नींद नहीं रहेगी तो एवरीथिंग विल गो वेस्ट. तो सर आपके हिसाब से स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं सिर्फ 3 चीजें अगर लूँ जो बेसिकली ओवरऑल हेल्थ को या फिटनेस जर्नी को आम इंसान के लिए होती है, एक होता है ट्रेनिंग, एक होता है डाइट और एक होता है रेस्ट जो स्लीप होता है. इन तीनों में से आप अगर किसी को 1, 2, 3 पोजीशन पे डालना चाहेंगे तो नंबर 1 पे क्या डालेंगे? सबसे पहले मैं देखूंगा स्लीप. स्लीप. स्लीप अच्छी होगी तो आप फ्रेश रहोगे, लिथार्जिक नहीं रहोगे, आप अच्छा वर्कआउट कर पाओगे. अच्छा वर्कआउट करने के बाद अगर आप अच्छा डाइट कर रहे हो तो आपकी रिकवरी भी अच्छी होगी. तो नंबर 2 पे डाइट, एंड थर्ड पे फूड. वर्कआउट. नहीं, पहले मैंने बोला स्लीप अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद अच्छा एक्सरसाइज होना चाहिए और उसको रिकवर करने के लिए बाद में डाइट होनी चाहिए. 1, 2, 3. तो स्लीप, एक्सरसाइज एंड डाइट. लवली सर, बहुत मजा आया आपके साथ ये बात करके. बहुत इन्फॉर्मेशन मिला. आई होप ऑडियंस इससे बहुत कुछ आपसे नॉलेज ले जाए. और विश यू ऑल द बेस्ट सर, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग थैंक्स फॉर कॉलिंग. अनलॉक विद कुणाल जयसिंह. विद कुणाल जयसिंह. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच.